आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कहाँ हम और दुश्मन मिल के दोनों कोई दम बैठे, जो वो बैठा तो हम उठे, जो वो उठा तो हम बैठे। राहुल गांधी जब लखीमपुर खीरी से उठ गए हैं, तब नवजोत सिंह सिद्धू मौन व्रत पर बैठ गए हैं। बैठना अच्छी बात है, जब बैठने को कहा जाए तो बैठ जाना चाहिए। हेरा फेरी में बाबू भैया ने भी यही सीख दी है। अमिताभ बच्चन इसी बात को वर्दी पहनकर प्रकारांतर से कहते रहे हैं कि जब तक बैठने को ना कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। बहुत से लोग खड़े रहते हैं और फिर अचानक भाग निकलते हैं। भाग लेना चाहिए आपको भी। तीन ताल के श्रवण में हम भी बैठ गए हैं, हम भी भाग लेंगे। तीन ताल के 52वें एपिसोड में कमलेश ताऊ, पाणनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार की ओर से आपका स्वागत। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बाबा कैसे हैं? स्वास्थ्य वगैरह कैसा है? ये हमारी अम्मा सुनती है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि अच्छा है। देखो, शराब और स्वास्थ्य पे कोई सवाल ना पूछा करो। ताऊ को प्रणाम। तो बहुत बहुत फंस गया हूं। प्रणाम। एक आज हम लोगों का कॉन्क्लेव चल रहा है, कल भी था और आज भी है। देश और विदेश के गणमान्य लोग आए हुए हैं, बतिया रहे हैं, विचार रहे हैं एकदम ताजा ताजा हरे हरे मसलों पर। लेकिन भैया, तुमने शुरुआत में ऐसी बात कर दी, जो काम नवजोत सिंह सिद्धू के लिए सबसे कठिन है दुनिया में, वह काम कर रहा है, तब तो उनको सफल होना चाहिए। मौन रहना और सिद्धू होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर वो सचमुच मौन व्रत कर लेते हैं तो फिर आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पंजाब है खटीमा नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पंजाब है खटीमा नहीं। और ये श्राद्ध का भोज है, वलीमा नहीं। एक बहुत घटिया जो कि वो मौन व्रत को लोग इंग्लिश वाला वो लिख देते हैं, मौन व्रत। अरे भाई साहब, यही तो है मौन व्रत ही तो। मौन व्रत को तोड़ने के लिए मौन व्रत कर रहे हैं, क्योंकि मोनू भैया बहुत मौन करते थे। हाँ, तो मोनू भैया पे भी आना है आज हमें। लेकिन एक फन फैक्ट बाबा और ताऊ, शायद आपको भी याद ना हो, एक चक्र पूरा हो रहा है। तीन ताल को 1 साल पूरा हो रहा है इस हफ्ते। आज 9 अक्टूबर है जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, और तीन ताल का पहला एपिसोड आया था पिछले साल 12 अक्टूबर को। और मुझे हेडलाइन याद है पहले एपिसोड की, टीआरपी का ट्रैप, मरकही पुलिस और सेक्सी प्याज पर चर्चा हुई थी 12 अक्टूबर 2020 को। और ये भी था उसमें, मुबारक हो, मुबारक हो कि बिरयानी के साथ कौन से विचित्र प्रयोग हैं जिन्हें अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए, ये भी हमने बात की थी। तो बहुत लोग पीछे से सुनना, अखबार को पीछे से पलट के जो लोग पढ़ते हैं, बहुत लोगों ने पीछे से भी सुनना शुरू किया है। अगर आपकी इच्छा हो तो चाहें तो पहला एपिसोड सुने। अभी अजीत जी जो हमारे लिसनर हैं, उन्होंने हमें मैसेज भी किया कि पहला एपिसोड उन्होंने हाल ही में सुना। अरे भैया, लेकिन वो मुबारक हो से याद आया, जब मुबारक हुए थे तो क्या पहले ही डॉक्टरों ने बधाई दे दी थी कि मुबारक हो? ये मैं मुबारक अली से पूछूंगा। फिर उन्होंने कहा था मुबारक है। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। तो जैसे हमारी टीम में एक हैं कबूल अहमद, उनके निकाह में एक गवाह मैं भी था। निकाह में गवाह? हाँ, तो जो मचवा मचान बनता है स्टेज पे बैठाए हुए वो, और एक तरफ कमाल फारूकी उनके और दूसरी तरफ हम, और निकाह कबूल। तो अब उनका नाम ही कबूल है, तो उनसे कहा गया कि बोलो निकाह कबूल है। तो उन्होंने कहा कबूल, उनका नहीं, आपको पूरा बोलना पड़ेगा, निकाह कबूल है। नहीं, बाद में वो कह देते कि मैं तो अपना नाम ले रहा था, है ना। कबूल है, कबूल बैठा है। हाँ। मुझे लगा आप नाम पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कबूल है। तो वो बाद में जो है खेला हो सकता था। निकाह और विवाह दोनों में एक आह है, वो बाद में पता चलता है। आह को चाहिए कुम्र सर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मैरिज में रेज है। रेज। लेकिन हाल यही है इस हफ्ते का कुलदीप, कि हम लोगों की स्थिति, हमारी ताऊ की, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव चल रहा है
एक पूरी चतुरंगनी सेना अतिथियों की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और उसमें तमाम राजनीतिक भी हैं, सिनेमा के लोग हैं, ये सब तो हैं ही, बिल गेट्स वगैरह जैसे लोग भी हैं, ये आधार पूनावाला भी हैं, इस किस्म के तमाम सारे, कुछ नोबेल पुरस्कार पुलित्जर पाए हुए, सब किस्म के लोग हैं। तो अभी हमारी ओताओ की स्थिति कल से इस तरह की है कि जैसे शादी का बावर्ची, उसको जनवासे पंडाल देखा नहीं है। हाँ नहीं नहीं, और 2 जगह किचन कैटरिंग चल रही ना। हाँ। जनवासे में भी पकौड़ी तली जा रही है और यहाँ पे भी पनीर छाना जा रहा है जहाँ पे जयमाला होनी है और बुफे लगना है। तो अभी दुई कहती बुद्धि, दुई कहती चेतना। लेकिन बड़ा अच्छा, मतलब ये लगता है, इतना सरस लगने लगता है कि आप तनाव को भी जब रसोई के बिंबों से डिस्क्राइब करते हो ना। अरे क्या किया जाए, द ग्रेट इंडियन किचन वाली कहानी है। जो सबसे सुखद लगते हैं वही सबसे दुखद भी होते हैं। उनकी ज्यामिति सबसे खतरनाक है। तो आज होता क्या है ना, जिंदगी में आदमी नौकरी से छुट्टी ले सकता है, कहीं आने जाने से छुट्टी ले सकता है, व्रत व्यवहार से छुट्टी ले सकता है, लेकिन खाना तो भैया रोज है ना। खाना और सोना, ये जो 2 मामले ऐसे हैं ना, ये ऐसे अनुस्वार की तरह जीवन में चिपके हुए हैं, जिनको अगर सामने से हटा दो तो जिंदगी के मायने बदल जाए, है ना, पहचान ही बदल जाए। तो वो बहुत ही अवश्यम भावी चीजें हैं ये, इनका संदर्भ आ ही जाता है। दुनिया में कुछ लोग हैं, कुछ संख्या उनकी बहुत कम है, जो ब्रेथेटेरियन है, जो फोटोसिंथेसिस से अपने आप को चलाते हैं या सांस से चलाते हैं, खाना नहीं या बिल्कुल कम खाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति हमारे यहाँ थे, प्रहलाद जानी, अनोखे व्यक्ति गुजरात के, और कुछ लोग और भी हैं जो विभिन्न कॉन्टिनेंट्स में बसे हुए हैं। उनका नाम ही जानी है, लग रहा है कि राजकुमार जैसी चेचिस रही होगी। कैसे वो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी ले लेते हैं। उनका कहना है कि यार धूप में बैठे रहो तो विटामिन डी मिल सकती है, तो दूसरी भी मिल सकती है, तरीका आना चाहिए। अब क्या तरीका है, क्या तरीका है, स्वाद भी तो अलग चीज है ना। मैं खाता सिर्फ जीने के लिए नहीं हूँ, खाता के लिए, स्वाद के लिए भी है। यस, ठीक है। तो आज का एजेंडा ये है कि आज थोड़ा शुरुआत लखीमपुर खीरी से करेंगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू की गाड़ी से कुचलकर कुछ लोग मारे गए, पर पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो आकर के सरेंडर करेंगे। बट नाम कितना कहेंगे, टेनी मोनू, टिगमांसू हो गया है मामला। हाँ। हम तो कल बोले कि उनके घर में बहुत मोनोटनी होती होगी। हाँ, तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स के अलावा लखीमपुर पर कहने को क्या कुछ है, इससे आज शुरुआत करेंगे। उसके बाद बात होगी म्यूजिकल हॉर्न पर। कल्पना करें कि आप गाड़ी का हॉर्न बजाएं और कोई वाद्य यंत्र से आवाज आए, तो गाड़ियों में म्यूजिकल, कल्पना क्यों करें, लगभग सारे श्रोताओं ने सुना होगा मेरे भैया, हैं? मैं जट यमला पगला दीवाना का जब म्यूजिक बजाते हैं ना ट्रक जमशेदपुर रांची पार करते हुए, और इधर रॉबर्ट्सगंज और सोनभद्र अनपरा ओबरा की घाटियों में आकर के वो पूरी वैली गूंजती है। 10 किलोमीटर दूर जो ट्रक है ना, वो आपको गाना सुनाना शुरू कर देता है। हाँ, वो सिर्फ टीटी नहीं होता, वो होता तो ये इस पे आज बात करनी, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि इस तरह का एक प्रस्ताव है, वो लाना चाहते हैं। तो हॉर्न कैसे बजाएं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और हॉर्न कैसे ना बजाएं, उस विचार पे भी बात होगी। कि जो मानता है कि हॉर्न ना बजाएं तो क्या करें गाड़ी में बैठ के, हॉर्न तो बजाने के लिए ही होता है। हारन, हाँ, और होरन बजा, होरन निकल फोरन। और फिर बात करेंगे फोन के चार्जर की। यूरोपियन यूनियन चाह रहा है कि सारे फोन्स का बस एक कॉमन चार्जर हो, यूनिवर्सल, और ये अलग अलग पिन का लफड़ा खत्म हो, पतली पिन, मोटी पिन, बी टाइप, सी टाइप, सबका विलय कर दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला उनकी उम्र में इजाफा करें और वो जो सोच रहे हैं वो हो जाए। तो द ग्रेट चार्जर प्रॉब्लम पे आज बात करेंगे। ताऊ के पास और बाबा के पास पतली पिन और मोटी पिन के कुछ अनुभव रहे होंगे, तो वो भी पूछेंगे। और बिजार खबर में बात होगी अलार्म की। जो अलार्म लगावे है सो है एक आदमी, और जो सुन के दौड़ता है वो है दूसरा आदमी। ये समझेंगे। मेरे घर में सुबह सुबह ये कांड हुआ है। मुझे कल रात में ही बता दिया गया था कि तुम अपने अलार्म को ऑफ करो। और मुझे ये भी कहा गया था कि अपने अलार्म का जो टोन है वो चेंज करो। ताऊ ये बोलते हुए ऐसे देख भी रहे हैं चारों तरफ। हाँ, भय कोई अलार्मिंग सिचुएशन। तो उस पे बात होगी, अलार्म पे। और एक चिट्ठी है
आज उसको लेंगे। बहुत सोच समझकर मैंने ये तय किया है कि आज एक ही चिट्ठी लेंगे और वो चिट्ठी अकेले पढ़ा जाना डिजर्व करती है। कई सवाल भी हैं उसमें। बाबा, शुरुआत आपसे यहाँ से करना चाहते हैं कि फेस्टिविटी का आनंद है क्या? मतलब नवरात्र शुरू हो गया है, दशहरा आने को है, सब दिन कुछ एक जैसे बदला है? हैं हमारे, तो बस ये है कि कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर भी वो एक फेस्टिविटी वाली चीज दिखाई दे, लेकिन कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, है ना। पहले आती थी नवरात्रों में खुशी, है ना, अब किसी गली टोले से नहीं आती। पहले एक करंट होता था, लगता था कि हवा में कुछ हो गया है। जैसे होली के दिन आप रंग ना लगाएं, कुछ पकवान ना खाएं, सवेरे से एक वायुगत खुमारी होती है ना, तरंग। हाँ, लगता है कि कहीं से कुछ एक हवा में कोई भंग घोल देता। हाँ, तो वो वाली जो स्थिति है वही नवरात्र में होती थी। और हम लोग को ध्यान है, हम लोग बंगालियों की तरह आलसी नहीं रहे कि केवल 3 दिन पूजा करें, सप्तमी अष्टमी नवमी करके उसका बोरिया नदिया में जाए के माई के 9 दिन पूरा एकदम। तो जितने लोग महालय मना रहे होते हैं ना, उस दिन हम लोग मूर्ति रात में ले आते थे अमावस्या को, और प्रतिपदा से प्रथमा शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी, इस तरह से वहीं से शुरू होता। तो ऐसे थोड़ी कि 6 देवियों को कल्टी काट दो, उसके बाकी 3 की पूजा कर लो ना, क्योंकि आखिर में सिद्धिदात्री और वो आ गई। एक सवाल है मेरा, मतलब मैं बचपन में ही सोचा करता था, फिर ये सवाल छूट गया मुझसे, मैं पूछ नहीं पाया, और बहुत हो सकता है बहुत बुनियादी बेसिक सा जवाब हो इसका। तो 3 ताल में आप लोग कहते भी रहते हो कि कुछ भी पूछ लो अतरंगी सा। मुझे ये बताइए कि जैसे ये पिछले साल दशहरा था 24-25 अक्टूबर को, इस बार है 15 को, तो हिंदू पंचांग के हिसाब से होता है, ये ठीक है, लेकिन ये किस बेसिस पे घटता बढ़ता है? मतलब जैसे मैं सोचता था कि यार घटते घटते ये दशहरा दिवाली अगस्त सितंबर में क्यों नहीं चली जाती? फर्क जो होता है सिर्फ 5-10 दिन का ही क्यों होता है, उतना ही आगे? क्योंकि तिथियों में गड्ढमट होता है, और चंद्रमा की गति नक्षत्रों की गति के हिसाब से कोई भी तिथि 24 घंटे के वलय को नहीं मान रही होती है। तिथियों की समयावधि घटती बढ़ती भी है, और वो घटने से क्या होता है, कई बार वो घटते घटते स्थिति ये होती है कि आप पाते हैं, जैसे इस बार भी नवरात्र 8 दिन के, 7 से 14, जबकि 9 दिन होने चाहिए, नवरात्र है। कोई कोई त्योहार 2 दिन इसीलिए पड़ जाता है कि शाम से शुरू त्योहार 2 दिन हो जाता है। पिछले साल मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही गड्ढमट था कि धनतेरस और छोटी दिवाली एक ही दिन रही। तो 2 तिथियां एक दिन पड़ने से जो असर पड़ता है वो ये होता है कि दिन कम हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एक लोड बैलेंसर है हम लोगों के यहाँ, कि जब बहुत तारीख इधर सड़क आती है ना, जब आप कह रहे हैं कि अगस्त क्यों नहीं आ जाती, तो हमारे यहाँ बीच बीच में मलमास आ जाता है। वो लीप ईयर, हम अंग्रेजी में क्या होता है, लीप मंथ लेके आते हैं, एक दिन जोड़ देते हैं साथ में, हम लोग लीप मंथ लेके आते हैं। हम लोग लीप मंथ लाते हैं। तो इस मामले में हम लोग बहुत बढ़िया किया कि अच्छा आवत हो जाए पीछे। हाँ, नहीं तो वरना बड़ा ही एडवेंचर हो जाता है। आप सोचिए, सोच के भी अजीब लगता है कि लोग लेनिन को जो विचार मिला ना कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, है ना, पोखरा में हिसाब यही से है। साल में 365 दिन होते हैं ना, लेकिन 30 दिन का महीना होता है हिंदी में, जो चांद की जो गति है, तो 12 या 36 360 ही होते हैं, तो 5 का गैप हो जाता है हर साल। हाँ, और 10-15 तिथियां ऐसी रहती हैं जो डबल हो जाती हैं। 3-4 साल में एक मलमास लगाते हैं, 15 दिन एक्स्ट्रा फ्री का, तो 350 दिन का साल हम बना लेते हैं मोटा मोटी। हाँ, 355 350 अपना कर करा के, उसमें धीरे से एक मलमास आया और मामला फिट करके चला गया। मैं वही कह रहा हूँ कि होली अगर कभी नवंबर दिसंबर में हो जाए, लोग याद करेंगे यार तब की दिसंबर पड़ी थी, गीजर का पानी पिचकारी में भर के मारे थे। या होली समझिए आप, मतलब कि एकदम ठेठ गर्मी में हो जाए, हालांकि वो तो मजा आएगा, जून में हो जाए पानी से नहलाने में। हाँ, वो तो सही रहेगा, लेकिन आप ये सोचना कि ठंडाई की जगह लोग चाय पी रहे होंगे होली पे। अगर दिसंबर जनवरी में हो गई, चाय में भी तो मिल के पिया जाता है, नहीं भंग? अरे हमेशा मिलने पे क्यों जोर देते हो? शीतलता की बात। होली का जो साइंस है ना, होली का साइंस बहुत जबरदस्त है। जाड़े में बहुत लोग नहाते नहीं है, और उनसे रगड़ रगड़ के नहलवाने का एक ही तरीका है। आज होली हो गई, आज से बदमाशी, थोड़ी सी गर्मी आती है, मौसम खुश्क होता है, कि उसको इतना गहरा हरा रंग देते हैं कि रगड़ रगड़ के सारा मैल निकाल देता है। वैसे तरीका यह है होली का कि मैंने पिछली एपिसोड में
जब होली के आसपास हम लोग चर्चा कर रहे थे तो बताया भी था कि होली में तो प्रॉपरली बुकवा लग करके सारा ओल्ड जिसके निकाल करके उसको आग में डाल करके रोग व्याधि से मुक्ति का वो किया जाता है। लेकिन एक चीज आप और समझिए कि होली को वापस वहीं पे रहना क्यों जरूरी है, मार्च का महीना ही क्यों मुफीद है होली के लिए। इसके पीछे का तर्क जो है ना, उसमें मौसम बहुत महत्वपूर्ण है। सरसों का परागण, गेहूं के बाद में तैयार हुए बीज, और उसके अराउंड आम का बौराना, और तरह तरह के नए पुष्पों का आना। ये जो हवा में पराग होता है ना, लोग ऐसे नहीं बौराए घूम रहे होते, हवा में पराग होता है, तो उसके लिए एक समय है। बहरहाल हम तो बता रहे थे नवरात्र की बात, तुम बार खींच के होली पे ले जाते होली हो। पे ले जाते, हाँ, होली में तो भी हाँ, अलग से कि हम द्वारका भी जाकर के एक है कि हम बताएं गुरु बनारस में गोलगप्पा बहुत वापस बढ़िया खाए, उस तरह का मामला हो गया ये है ना। तो वापस नवरात्र में क्या दशहरा होता था पे आ कि जाते। हाँ, और हम लोग केवल वो तरंग नौ दुर्गा की 9 दिन की नहीं महसूस करते थे, बल्कि ये भी महसूस करते थे कि घर में रोज सप्तशती का पाठ हो रहा है, ज्योत जल रही है, कलश रखा हुआ है, और कलश को रोज मैं जिज्ञासा से चेक करता था कि ये गोबर में सीझे हुए जो जमाए हुए जौ हैं, इनसे घास निकलना कब शुरू कब होगी, शुरू हो रही, हाँ और 9वें दिन क्या एक एक बीते की जो है खूबसूरत, हाँ चारों तरफ घास निकली हुई होती थी। तो वो कलश देख के बड़ा आनंद आता था। और शॉल ओढ़ करके रात में दुर्गा पूजा देखने जाना, वो अपने आप में एक कलरव, कौतूहल और आमोद प्रमोद का समय होता था। वो सब यहाँ पे वो नवैयत नहीं है। यहाँ तो दशहरा थोड़ा लंबा भी होता है। हमारे यहाँ क्या हाँ। होता है कि यार सप्तमी अष्टमी 2 दिन नॉनवेज नहीं खाना, नवमी को पकड़ के खाएंगे, तो 2 दिन का ही कष्ट होता है। यहाँ पहले दिन से ही याद दिलाया नहीं, जाता है आप मतलब। लोगों के यहाँ का देखिए, आप लोग वैसे भी इंजीनियरों के बाद में मैं इधर पूर्वियों पे हमला करने जा रहा हूँ कि ये ब्राह्मण होने के लिए उपयुक्त कभी नहीं माने गए। ये लोग जो है ना, ये पूजा पाठ के मामले में कभी भी श्रेष्ठ नहीं माने गए, इसलिए हमेशा बहिर्गमित रहे ये लोग, है ना। ये तो गंगा वालों की जो चौहद्दी है, इसमें ये लोग कभी इन्फिल्ट्रेट कर नहीं पाए। अब बताइए, 3 दिन नवरात्र मनाएंगे, उसमें भी तीनों दिन पेल करके बंगाली तीनों दिन खाता है, और ये लोग नौमी को खा लेते हैं खस्सी काट करके। अरे भैया, भली 9 दिन माता मत खाओ। माता को दी जाती है, भली प्रसाद होता है वो। प्रसाद खा के आदमी उगता जाता है, क्योंकि सब ये नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई ये काउंट नहीं हमारे करता यहाँ कि देखिए, प्रसाद सकट पे खाए। बकरे की बलि होती है, काले तिल से बकरा बनता है, उसको सिक्के या दूब से काट देते हैं, कहते हैं बलि हो गई। हमारे यहाँ कोई 250 ग्राम ऐसे कोई अगर मांस खरीदने जाता है दुकान पर, तो वो तो अपने परिवार के हिसाब से लाता है। बकरा तो 250 ग्राम का मिलता नहीं, तो सब काट लेते हैं, और सबको ये लगता है कि अब इसको खाएगा कौन। परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 अरे लोग हैं। क्राइसिस हो जाती है। हम हजारीबाग गए हुए थे, हर घर में एक बलि हो रखी है। हाँ, अब वो तो कह रहा है, क्या, वो उससे कह रहा है कि तुम हमारे यहाँ खा लो, वो कह रहे हैं तुम पहले हमारे यहाँ खाओ। हाँ, हर आदमी कहता है कि अच्छा चलो प्रसाद खा लेना थोड़ा सा। तो आप जो है शुरू करते हो तो हर, अच्छा प्रसाद को ना नहीं कह सकते, ऐसा बोला जाता है। तुमने प्रसाद प्रसाद तो खाना पड़ेगा, आओ प्रसाद थोड़ा सा खा लो। अब फिर थमाल के एक थाली सामने रख देते हैं। खैर, उत्तर भारत में जैसे आपने बाबा ने बोला ना कि होली में पराग हवा में उड़ता है और उससे आदमी बौराता है, नवरात्रि में ऐसी खुशबू नहीं आती। मुझे तो पता चल जाता है जैसे ही उत्तर भारत में पीले भगवा ऑरेंज कलर के गमछे लगाए हुए लोग मीट की दुकानों को बंद कराते हैं डंडा पटक पटक के, तभी पता चलता है अरे नवरात्रि आ गई। वाह, नहीं नहीं, दिल्ली में हमने एक अलग अब, पहचान है। हाँ, हम और दूसरे आपके पे घर तक इम्पोज जाते करना हैं शुरू वो, कर देते हैं। ये डीजे लगा करके पूरा बड़े बड़े साउंडों का मचान बना करके, वो जो ये सड़क पे चलते हैं। जे कालका जी से जोत चला है भाई, से दादरी थले त्या, हाँ, है ना। पूरी एकदम वो रेल बना एक्सप्रेस वे के। पे मुझे दिखता है। मैं अरे रात को बाप ड्राइव रे। कर रहा होता था, परसों की बात है, मैं आ रहा था तो बस झिमचक झिमचक। वो एकदम बॉलीवुड के नए ताजा गानों की पैरोडी वाले गाने एकदम बजाते एकदम अभी और पैदल चलते हैं वो। 4-5 साल तक ये रहा है कि मैं बाइक किनारे लगा के अपनी बुलेट से जब घूमता रहा, जब तक मैं कोचवान गाड़ीवान नहीं हुआ था, तब तक मैं बुलेट किनारे लगा करके 5 मिनट उनके साथ नाच के वापस बुलेट चला के चला जाता था आगे। ये नाचने का मौका अपने को खोना नहीं चाहिए। मैं कई बारातों में भी बिना मतलब नाचा हूँ, नाच के निकल गया हूँ। तो सुनने वाले सभी भाइयों को, बहनों को, खवातीनों हजरात, सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप इस समय अगर किसी भी तरह के मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इस आस्था और उसका सवाल है। जो लोग करते हैं उनके लिए दुकानें प्लीज बंद मत करवाएं, क्योंकि उनको भी खाने का अधिकार है। और दुकानें बंद मत करवाएं, उसकी तरफ देखें मत। अगर आपको इच्छा होने लगती है मन में
तो आपकी आस्था इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि डावाडोल हो जाए मुर्गा देखते ही। अर्जुन की तरह सामने वाली गाड़ी की आंख देखिए ना, और उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। हाँ। क्या जरूरत है आप युधिष्ठिर की तरह इन्ने उन्ने, हरा पत्ता, भूरी डाल, सूखी टहनी, पीछे बादल, ऊपर सूरज, सब अंदर के रावण को मारने का यही एक तरीका नहीं है कि नॉनवेज छोड़ दो। हाँ रामपुकार भाई, आप जो डंडा लेके डेबोन के सामने पटकते हैं क्या होगा यार, छोड़ो यार। और मरे हुए पदार्थों की दुकान की तरफ आप लाठी लेके जाते हैं, बताइए कितना हास्यास्पद है। बिल्कुल, मोदी जी ने नारा दिया था, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं उनकी बातों को, इतने अच्छे कम्युनिकेटर है ना। हाँ, तो पिछले विभाग बुधवार में आप लोगों को याद होगा कि हम लोग बात कर रहे थे कि राजधानी अगर दिल्ली के अलावा बनाई जाए तो किस पे बनाई जाए। तो किसी ने कहा भी था कि जिस तरह से माननीयों का जमघट है लखीमपुर खीरी में, क्यों ना इसे ही राजधानी घोषित कर दिया जाए। कहां से कहां आ गए चलते चलते, हाँ, कि दिल बन गया दर्द की राजधानी। लखीमपुर जो है हमारे कलेक्टिव दर्द की राजधानी बनी हुई है। बीएचयू का जो कुल गीत है वो यही है, मधुर मनोहर अतीब सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी। इसलिए मैं कह रहा था कि क्योटो को राजधानी बना देना चाहिए, आप लोग समझे नहीं। अभी तक ताऊ जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, अजय जी का आशीष किसी को मिल नहीं रहा। अभी इंतजार है, मतलब यहाँ कुछ लोग सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, वहां कुछ लोग सरेंडर का इंतजार कर रहे हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी बात इस पूरी घटना के बारे में जिस पे कम ध्यान जा रहा है लोगों का, जिस पर ज्यादा बात नहीं हो रही और आपने ऑब्जर्व की है और उस पर बात होनी चाहिए। मुझे इतने पोलराइज्ड माहौल में जब हम दो धुरियों पे बैठे हैं, एक बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती कि पूरी दुनिया, अगर धरती को देखो, पूरी दुनिया जो है बीच में बसती है। धुरियों पे बहुत ठंड है, बहुत क्रूर ठंड है। कोल्ड हार्टेड हो जाता है आदमी जब धुरी पे जाता है, तो चाहे वो आर्कटिक हो चाहे वो अंटार्कटिक हो। अभी हमारे यहाँ जिस तरह का पोलराइज्ड माहौल है, उसमें हम यह भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये घटना थी या दुर्घटना थी। एक तो ये, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि उसके गाड़ी का शीशा फूट गया था। तो जब गाड़ी का शीशा फूटता है, स्पेशली आज कारों की गाड़ी का जो विंडशील्ड जिसको बोलते हैं वो फूटता है, तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स का एक जमावड़ा बन जाता है। वो शीशा उसके आर पार देखा नहीं जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि शीशा नहीं फूटा था, वो जो व्हाइट सा शीट दिख रहा है वो एक्चुअली एयरबैग का खुलना है इम्पैक्ट से। पर जो वीडियो साफ आए हैं उससे यह लगभग स्पष्ट है कि साहब जानबूझकर लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। ये नेग्लिजेंस या रैश ड्राइविंग का मामला नहीं है, यह इंटेंट, इरादतन हत्या का मामला है। गाड़ी किसकी है ये हम सबको मालूम है, गाड़ी कौन चला रहा था इस पर विवाद है। एक पक्ष का कहना है कि गाड़ी चलाने वाले की हत्या की जा चुकी है, दूसरे पक्ष का कहना है कि गाड़ी नेताजी माननीय अजय कुमार मिश्र टेनी के पुत्र आशीष कुमार मिश्र मोनू चला रहे थे। जो भी हो, पर ऐसा योगी राज में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपराधियों को बख्शते नहीं, बहुत कड़ाई के साथ उनसे निपटते हैं, उनके राज्य में अगर किसी के नाम अपराध दर्ज है, व्यक्ति नामजद है, तो फिर उसको पुलिस के सामने उपस्थित ना होना और 5 दिन 6 दिन तक यूं चलाते रहना, नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं कि आइए आइए आइए, पर कोई नहीं आ रहा, ये योगी जी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने जो कुछ 4.5 साल में जो अर्जित किया है, उसमें सबसे बड़ा यही है कि हम लोगों से सख्ती से निपटते हैं, यह नहीं देखते हैं कि वो कौन है। वो खोखला साबित हो रहा है। उनको इसके बारे में इमीडिएटली कुछ विचार करना चाहिए। दूसरे ये कि इसे एक सिख मामला बताना जो है, एक तो किसान आंदोलन को ही सिख आंदोलन बता दिया गया है, दूसरा मृतकों में भी 2 सिख थे, तो उसको बताना, उस तरह की अंदर खाने उसकी राजनीति करना और उसको हवा देना, तूल देना, ये गलत बात है। लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। लखीमपुर में, पीलीभीत में, तराई के रीजन में बहुत सारे सिख वहां रहते हैं, वहां के नागरिक हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बहुत जमाने पहले आए हैं। उनका उत्तर प्रदेश उतना ही है जितना किसी और का है। तो अगर याद हो आपको, तो टेनी साहब ने एक भाषण में, जिसको कि इसका मूल कारण बताया जाता है, कुछ दिनों पहले उन्होंने एक भाषण में, जब उनको कुछ
कुछ प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए थे, तो उन्होंने कहा था कि 2 मिनट लगेंगे, सबको ठीक कर दूंगा मैं, है ना। और ये कहा था कि छोड़ना पड़ जाएगा, हाँ, पलिया क्या, पूरा लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। तो उधर भी हार्ट वैसे कोल्ड है जैसे कि अंटार्कटिक में धुरी पे होता है, इधर भी हार्ट जो है अब कोल्ड होता जा रहा है। पर इस सब में सबको छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए, बाकी विचार विमर्श छोड़ दीजिए। एक सिंपल सवाल है कि एक व्यक्ति के नाम, जिसकी गाड़ी थी मौके पर, जिस गाड़ी से ये सब हुआ, उस गाड़ी का मालिकाना हक उनके पास है। जो मृतक हैं उनके परिजन यह कह रहे हैं कि जो लोग गाड़ी में थे उसमें से मंत्री जी के बेटे भी थे, उनके नाम एफआईआर दर्ज है, तो वह व्यक्ति अभी तक अपने घर में आराम क्यों फरमा रहा। कानून के पास जाना चाहिए, कानून उनको बेल दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, बड़े लोग हैं, मिल भी सकती है। हालांकि एक और केस चल रहा है मुंबई में, उसमें नहीं मिल रही है और देरी हो रही है, जिसमें कुछ भी नहीं है। खैर उस पर बाद में आएंगे, पहले बाबा को मैं कहता हूं कि वो खीरी पे थोड़ा सा खीरी को छीले। लखीमपुर खीरी की 2 चीजें बड़ी अच्छी है। एक तो मिठाई वाला वहां पे एक दुकान है और उसकी बालूशाही सोन पापड़ी बहुत ही शानदार है। सोन पापड़ी से जिन लोगों को टेरर हो चुका है दिल्ली में, वो लखीमपुर के मिठाई वाला की सोन पापड़ी खाएं। अच्छा, नाम ही मिठाई वाला है। हाँ, बहुत ही अद्वितीय शानदार। अभी मेरे ख्याल से 2-1 हफ्ते पहले एक डिब्बा ताऊ को भी पहुंच चुका है। तो ताऊ लखीमपुर ध्यान है आपको, मैं वो मिठाई वाला सोन पापड़ी बहुत अद्भुत सोन पापड़ी है भाई। दूसरा क्या है कि लखीमपुर में एक शिवाला है जिसको सब फ्रॉग टेम्पल भी कहते हैं। बाहर एक प्रस्तर आकृति है, एक पत्थर है जो इस तरह से कटा सधा या गढ़ा हुआ है, जिसको लगता है कि देख करके कि एक विशालकाय मेढक बैठा हुआ है। तो इन दोनों चीजों के आपने कहा ना कि भाई लखीमपुर को और किन वजहों से जानते हैं, हमने कहा पहले प्रस्तावना तो लिख दूं फिर मुद्दे पे आता हूं। तीसरी चीज जो है वो यही है कि इन दोनों बच्चों की कारस्तानी और उनकी नवैयत देखिए। ताऊ सब बता चुके कि टोनी की बिटवा, काका कहीन, काका बर्तिन। लेकिन अगर आप इतने ही निर्दोष हैं, अगर आप इतने ही साफ हैं, अगर आपने कोई गलती नहीं की है, तो आपको स्वयं अपने आप को प्रस्तुत कर देना चाहिए था कि भाई मैं उपलब्ध हूं, आप सारी जांच कीजिए, मुझसे जो पूछताछ करनी है वो कीजिए, और न्याय प्रक्रिया पे, व्यवस्था पे यकीन करना चाहिए था। आप तो डबल इंजन वाले हैं, अन्याय कैसे हो जाता है आपके साथ में। दिल्ली में भी बल्कि चच्चा बैठे हैं, यहाँ पे भी छुटके चच्चा बैठे हुए हैं, तो डबल इंजन की सरकार वाले आप थे। तो उसमें उनको परेशान नहीं होना चाहिए था, उनको सरेंडर कर देना चाहिए था तत्काल। उनके पिताजी भी ये ऑफर जरूर कर सकते थे, जिसको कि पार्टी और केंद्र सरकार बाद में नकार देती, तो उनका कद और बड़ा हो जाता कि यदि ऐसा लगता है कि मेरे पद पे बने रहने से इस जांच प्रक्रिया में कोई व्यवधान पैदा हो सकता है, तो आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, जिससे बाद में मना कर दिया था। लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल जेस्चर होता। राजनीति में नैतिकता की जिस सुराही से पानी पीने का चलन पहले था वो खत्म हो चुकी है। अब ताऊ इसमें बहुत विरोधी हैं कि इस्तीफा क्यों देना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, रेल मंत्री का इस्तीफा तो कभी नहीं होना चाहिए, बाकियों का भी नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें मैं आपके साथ हूँ। लेकिन रेल दुर्घटना में रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे, क्योंकि दुर्घटना रेल मंत्री ने नहीं की है या उनके बेटे ड्राइवर नहीं थे। हाँ। यहाँ पर तो मामला अलग है, यहाँ तो डबल इंजन की रेल है। तो इसलिए नैतिकता ये कहती थी कि उनको तत्काल इस्तीफा अपना ऑफर कर देना चाहिए था, जिसको कि केंद्र सरकार कह देती कि नहीं नहीं, आप क्योंकि केंद्र से संबंधित व्यक्ति हैं और आप इस्तीफा मत दें। इससे क्या होता, पंडितों के बीच में उनकी ठसक भी मजबूत हो जाती है। ये वैसे इस्तीफा ऑफर करने का चलन एकदम गायब हो गया, पता नहीं आखिरी बार एकदम गायब, क्योंकि शर्म गायब हो गई, इसलिए इस्तीफा गायब हो गया। पहले अक्सर लोग इस्तीफा ऑफर करते थे, भले ही एक्सेप्ट हो कि ना। सॉरी वो बोलता है जिसको सॉरी महसूस होता है। जब आपकी आंखों की शर्म, राजनीति में जो एक नैतिकता की शर्म होती है, मैं वही कह रहा हूं ना कि वो सुराही ही फूट गई भैया, जिससे लोग नैतिकता का पानी पिया करते थे, शुचिता का पानी पिया करते थे। भावना चली गई है तो पत्र का क्या करें। तो ये संकट है। तीसरा संकट क्या है जो ताऊ कह रहे हैं, उसमें ताऊ हमेशा क्या कहते हैं, ताऊ का इंटेंशन ये होता है कि भाई जो हुआ सो हुआ, अभी चीजों को संभालो। मैं थोड़ा सा प्रतिकूल हूं इसमें। ताऊ सीधा टीका लगा के रखते हैं माथे पे, मैं त्रिपुंडी वाला हूं, मैं किसी के कर्मों को मुक्त नहीं छोड़ सकता, और सबकी बही 2 किताबें रखता हूं, एक लाल किताब, एक काली किताब। लाल किताब में अच्छे कर्म, काली किताब में बुरे कर्म।
तो उसमें आपको क्यों नहीं लगता है, किसी भी व्यक्ति को क्यों नहीं लगता है कि किसान उग्र नहीं होते इस घटना के बाद में? ऐसी विचित्र घटना ये हुई है और उस वीडियो को देख के लगता वक्ता नहीं है, वो वीडियो सीधे नृशंसता और हिंसा की पराकाष्ठा वाले मानसिकता का प्रकटीकरण है। मिर्जापुर याद दिला दिए एकदम, कालीन भैया और मुन्ना भैया। हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें कि आप इस किस्म की अगर गतिविधि करेंगे तो लोग रिटेलिएट करेंगे, लेकिन लोग वही हिंसा पर आमादा होंगे। इसी को मैं ये बात मैं सोच रहा था पूछूंगा, इस पे ताऊ से भी सुनना चाहता हूँ। शायद इसमें ना एक बहुत बड़ा एक लीगल समस्या भी है। जैसे अगर आप किसी के खोल में घुसकर देखें, अगर आपके सामने एक काफिला या एक गाड़ी आपके किसी रिश्तेदार को, करीबी संबंधी को टक्कर मारकर घायल कर दे या कुचलकर हत्या कर दे, तो रिटेलिएशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान ऐसे में ऐसी पुलिस पर जो गाड़ी पलटाने के लिए जानी जाती है, या कानून पर जिससे काले कोट, ऐसे कानून की बात मैं कर रहा हूँ जिससे काले कोट वाले अपनी सुविधा से जिसकी व्याख्या करते हैं, खेलते रहते हैं, और ऐसा प्रशासन जो खुद ही संदेह के दायरे में है। लखीमपुर राम मंदिर आंदोलन के दौरान कितनी बसें, कितनी जीपें फूकी राम मंदिर आंदोलन में लगे हुए लोगों ने। भाजपा के लोगों ने अलग अलग राज्यों में कितने कितने समय पर, मैं दशकों से देखता आ रहा हूं कि सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त किए हैं, सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाया है। किसी भी एक पार्टी अगर आप छोड़ दीजिए जिसने 84 किया, उस पार्टी के अलावा राष्ट्रीय स्तर पे इतना सुनियोजित ढंग से, ये तो पेंटिंग तक फाड़ देते हैं, ये कला वीथिकाओं तक में घुस करके तबाही मचा देते हैं। उस तरह के हिंसक समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है। मॉब जस्टिस हमारे यहाँ बहुत पुरानी प्रथा है। हम इमीडिएटली किसी भी एक्सीडेंट में पहला काम ये करते हैं कि ड्राइवर को लिंच कर देते हैं। ये तो खैर जानबूझकर की गई घटना है। सामान्य जो दुर्घटनाएं हो जाती है उसमें भी हमारा पहला प्रस्ताव यही रहता है वहां पर भीड़ का। तो ये कानून पर और पुलिस पे अविश्वास को भी तो दिखाता है। मतलब मैं यही यहाँ तक ले जाता है कि हम कभी भी पुलिस पर या अपने कानून कोई कारण नहीं है, क्योंकि कोई कारण ही नहीं है इतना वो कानून नहीं सोचते, वो इमीडिएटली कर देते हैं। क्या है कि अभी देखिए, आदमी सबको जीने का हक है, पर अगर यही अजय मिश्रा और मोनू मिश्रा नहीं होते और ये रामकिशोर शर्मा और उनके पुत्र बंटी शर्मा होते तो गाड़ी पलट चुकी होती, इनकी निबट गए होते। या शकूर भाई का लड़का होता अफजल, है ना, गाड़ी पलट चुकी होती। सिर्फ यही है कि पद है बहुत बड़ा, ठोकोताली कह रहे होते लोग, नेता पुत्र हैं। हाँ, ठोकोताली हो रहा था इस देश में। पर यही है कि वही इंस्टेंट जस्टिस को तो अप्रिशिएट किया ना। मतलब वो दुबे के केस में भी आपको याद हो, हैदराबाद में भी एक रेप केस था, गैंग रेप का केस था। लोग पसंद करती है, लोग पसंद करती है। एक देश बताइए ना जहाँ पे मॉब लिंचिंग नहीं है, लेकिन एक देश बताइए। अमेरिका में जितनी लिंचिंग है उतनी तो कहीं नहीं है। रोड रेज के कितने मामले वहां पे होते हैं। यूरोप में आप देख लीजिए गुम्मेबाजी कितनी होती है। फ्रांस को आप देख लीजिए किस तरह से गुम्मेबाजी आपस में करते हैं। तो और वो तो मतलब बाकायदा लूट हो रही होती है। उस स्तर की लूट बाय द वे हिंदुस्तान में नहीं होती है जिस स्तर की लूट प्रदर्शनों के दौरान पश्चिमी देशों में हो रही होती है। मॉब लिंचिंग, मॉब जस्टिस, आवारा भीड़ के खतरे जो परसाई जी ने बताया है वो हर जगह है। लेकिन ये सामान्य मानवी की या विशिष्ट मानवी की सबकी चेतना का हिस्सा है। ये तुरंत बदला लेते हैं। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री रहते बदला लिया है, कुछ ने प्रधानमंत्री रहते हुए बदला लिया है, कुछ ने राष्ट्रपति रहते बदला लिया है। बदला सबने लिया है। घटनाओं के 24 घंटे बाद शहर के शहर जल उठे हैं, ऐसे बदले लिए गए हैं। और लोग बदला उसी वक्त लेते हैं क्योंकि गुस्सा तभी आता है। 24 घंटे बाद कोई लिंच करने नहीं निकलता है। 24 घंटे बाद लिंच करने निकलते हैं वो लोग जो वाकई मिर्जापुर के चरित्र होते हैं, जो वाकई क्रिमिनल माइंड होते हैं। लेकिन सामान्य लोग जो क्रिमिनल माइंड नहीं है, जो वस्तुतः अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है, अपराधी नहीं है, वो गुस्सा आने पे ही उसका प्रकटीकरण करते हैं। और प्रकटीकरण में यही होता है कि लोड बैलेंस है, तू मरलेस हम आओ मारब। जैसे कोई किसी को गाली देता है ना, हम लोगों के यहाँ देखिए, कोई किसी को गाली देता है, कोई कह देता है कि ABCD, तो दूसरा आदमी तुरंत उसको पलट के कहता है कि गाली कैसे दिलेस बे ABCD। अरे गाली गलत थी तो आपने क्यों दे दी भाई? अरे नहीं तो DEFGHMJYKLMNOPQRSTXYZ तक एक साथ। हाँ, तो ये तो है। एक बार वो स्कूल में हुआ था कि हमारे टीचर से किसी ने शिकायत कर दी
कि हनुमान चालीसा को लोगों ने इतना सीरियसली लिया है कि जिन मोहि मारा तिन मैं मारे ता पर बांधे तने तुम्हारे। हनुमान चालीसा मतलब कि हनुमान जी बता रहे हैं रामाओं से कि तुम्हारे पुत्रों ने मुझे बांध लिया है, तो ये पुलिस से वाली बात हो गई, लेकिन जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा। ये वहां से प्रेरणा सुंदरकांड से चली आ रही है, क्या कीजिएगा। हाँ, तो पर वो एक बात ये भी है राजनीति का, देखो आप कि फर्ज करो मोनू भैया पुलिस में सरेंडर करते हैं, उनको अदालत ले जाया जा रहा है और गाड़ी पलट जाती है, तो फिर जितिन प्रसाद मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो कहेंगे हमने कहा था ब्राह्मण को ऐसे ही किया जाता है। बहुत दिक्कत है यहाँ पे, हम हर आदमी की, अपराधी की भी जाति देखते हैं। किसी ने कहा कि जाति न पूछो साधु की, अपने यहाँ साधु से तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्रिमिनल की नहीं, ये तो लाइनें गलत है, क्योंकि साधु ने तो अपने नाम के आगे लगा रखा था अपना जाति नाम, साधु यादव। हमको याद आया कि एक सेठ थे जयपुरिया, बहुत बड़े सेठ थे, और अपने नीम करोली बाबा के बड़े, वो चूंकि वो सिद्ध आदमी थे तो उनके लिए एक मंदिर बनवाया वृंदावन में। नीम करोली बाबा एक बच्चे को लेके आए थे उत्तराखंड से, उसको उन्होंने पुजारी नियुक्त कर दिया। तो जयपुरिया आए एक दिन और अपना मंदिर देखने, साइन बोर्ड उन बोर्ड लगवाए थे, पत्थर उत्तर जो शिलापट बोलते हैं ना, कि फलाने श्री जय के पुत्र उन्होंने अपनी माता की याद में यह मंदिर का निर्माण करवाया, ऐसा ऐसा लिखा हुआ था। तो जयपुरिया जी लड़के को बुलाए, बोले इधर आओ। लड़का बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। वो मतलब नीम करोली बाबा भी वैसा ही थे, चाहे जितने भी उनके वेस्टर्न फॉलोअर रहे हों, पर उन्होंने कभी कोई श्लोक किसी को नहीं सुनाया, कोई रामचरितमानस या महाभारत गीता का कोई श्लोक को कोई पद्य गद्य नहीं सुनाया। वो तो ऐसे ही थे, सिर्फ हंसते थे और पीठ पे एक दो ताड़ मार देते थे, उसी से आशीर्वाद मिल जाता था। तो जयपुरिया जी उस बच्चे को बुलाए और बोले कि कौन हो तुम? वो तो बोला हम पुजारी हैं। नाम क्या है? तो नाम जो बताया वो ब्राह्मण नाम नहीं था, मतलब सरनेम से जयपुरिया जी को पता चल गया ये ब्राह्मण नहीं है। तो पूरा डांटने लगे कि तुमको क्या आता है, ये वो, तुम कैसे पुजारी बन गए, तुमको किसने पुजारी बना दिया? तो पुजारी होना ही जाति सूचक होता था, पुजारी होना ही जाति सूचक होता था। आप अगर साधु हैं तो आप, वो तो गोरखनाथियों ने तोड़ा, और फिर बहुत सारे ऐसे नीम करोली बाबा जैसे टाइप के लोगों ने तोड़ दिया, किसी को भी बना दिया। खैर, जाति ना पूछो साधु की, हमारे यहाँ हम सबकी जाति पूछते हैं, और जाति के हिसाब से अभी चूंकि चुनाव आ रहा है भाई साहब, बहुत मुश्किल है अभी सरकार के लिए। और सभी ब्राह्मणों, आपको तथाकथित जो नेता लोग हैं वो यह आरोप भाजपा पे लगा रहे थे, योगी जी पे खास करके, कि ब्राह्मण विरोधी ये सरकार है। बाकी लोगों ने ब्राह्मण सभाएं कर डाली हैं। अब बहुत मुश्किल है कि ब्राह्मण नेता के बेटे को अंदर डालना। नहीं, अभी वैसे मैं बता दूं, 3 ताल मृतकों में ब्राह्मण भी हैं। जिस समय हम लोग ये 3 ताल आज शनिवार को सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 बजे से, और जब तक हम लखीमपुर की चर्चा शुरू किए हैं, जिस घड़ी, उसी घड़ी 10:38 पे आशीष मिश्रा ने क्राइम ब्रांच को जाकर के समर्पण कर दिया है। 11 बजे की मियाद थी, वो उससे 22 मिनट पहले पुलिस के सामने पेश हो गए। तब तब आशीष मांगे। आ गए, बहुत बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके। चलो, थोड़ा सा तो रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए, मतलब अरे ठीक है, बेशर्मी की हद है, पर फिर भी थोड़ा सा पर्दा हल्का सा लगा के रखो यार। नहीं, कहाँ मैं देख रहा था, कह रहा है कि कोई बोल रहा है कि वो थार में पेट्रोल भरवाने नेपाल निकल गए थे, तो पेट्रोल भरवा के नेपाल से आ गए इधर वापस। हाँ, नेपाल में पेट्रोल सस्ता है ना। तो वैसे आप लोग को याद होगा ये 15-16 साल पहले लखीमपुर खीरी एक बार और बदनाम हुआ था, जिसपे बाद में रब्बी शेरगिल ने जो गाना लिखा उसका जिक्र भी है। मुझे कहते हैं अन्ना मंजूनाथ, मैंने देखी भटकती एक लाश जमीर की, बीच सड़क लखीमपुर खीरी, आदर्श फंसा जहां नारों में और चोर भरे दरबारों में, वहां मौत अखलाक की है एक खबरबासी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। 2005 नाज है वो आजकल बॉम्बे में। अरे हद है यार, मतलब इस देश में जस्टिस किधर मिलेगा? इधर नहीं मिल रहा लखीमपुर खीरी में, उधर जो है जबरदस्ती का पेले जा रहे हैं जस्टिस। एक बच्चे को पकड़ लिया, ओवरडोज हो गया है। हाँ, पार्टी में घुसा भी नहीं था, जस्टिस का नाव पे चढ़ा भी नहीं था, और उसको पकड़ लिया। उसके पास कुछ नहीं मिला, उसके दोस्त के पास मिला, तो दोस्त को धरो यार। नहीं, दोनों दोस्त हैं तो दोनों करते होंगे, पीते होंगे। दूसरी बात, गांजा चरस पीना अगर इतना गैर कानूनी है, कर दोगे तो मतलब ऐसे ही अगर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है तो देश की आधी जनता अंदर ही होगी भाई, मुफ्त का खाना खा रही होगी। ऐसे ही पहले जा रहे हैं उसको, क्योंकि वो उसका बाप जो है वो बड़ा सेलिब्रिटी है,
और जो पेल रहे हैं उनकी पत्नी जो है वो सेलिब्रिटी होना चाहती है। इंस्टाग्राम पे क्या रील बनाती है वो, एकदम एक्ट्रेस, मराठी एक्ट्रेस हैं या होने की तमन्ना रखते हैं। ये क्या जलन है यार लोगों को। और वो अरेस्ट भी पता नहीं, 2 अरेस्ट कराने में 2 ऐसे लोग शामिल रहे जो एनसीबी के थे भी नहीं। शुरू में तो लोग एनसीबी का ही मानते थे। वो शाकाल, वो किरण गोसावी नाम है उसका। मैंने तो कहा कि समरथ को नहीं, दोस्त गोसावी। वही हाल हो रहा है यहाँ पे। वो आदमी जो है ऐसे ही जाके अपनी मतलब सिटीजन की तरह चला गया, उसके हाथ में उसके पिस्टल। वो बड़ा घटिया क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, उसके साथ एक बीजेपी का जिला का उपाध्यक्ष टाइप का आदमी। ये लोग एनसीबी से रेड करवा रहे हैं और एनसीबी के दफ्तर में ऐसे घूमते जैसे एनसीबी ऑफिसर हो। कोरोना के टाइम में लड़के का हाथ पकड़ के खींचे जा रहे हैं। मतलब हद है यार इस देश में कानून का। ठीक है, अगर कानून है कि कोई किसी चीज का सेवन नहीं कर सकता तो पकड़ो। अगर वो बंटी शर्मा होता तो हम जानते भी नहीं, हमको बताया जाता कि 8 लोग पकड़े गए, खत्म बात। यहाँ 2-2 हजार करोड़ का साला पकड़ा जाता, हेरोइन कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलता किसका था, कौन गया, किधर गया, कौन पीने वाला था, कौन पिलाने वाला था, कौन लाने वाला था, कौन बेचने वाला था। यहाँ पर राहुल महाजन कई दिन जेल रहे भाई, राहुल महाजन कई दिन जेल रहे। नहीं, उनके बारे में तो लड़के हैं गलती हो जाती है वाला बयान आया था ना उनके लिए भी। तो समस्या इस देश में क्या है? ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके युवाओं में, स्कूल कॉलेज जाने वाले लोगों में ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका निवारण कैसे होगा? आप सप्लाई पे रोक लगाओ ना, कंजम्पशन के लिए धरे जा रहे लोगों को। पहले दारू बेचोगे फिर चालान काटोगे। हाँ, कमाल काट रहे हैं। गुजरात देखो सप्लाई नहीं होने देता है ना आधिकारिक रूप से, तो तुम पकड़ते हैं जिनके पास गैर कानूनी तरीके से होता है। यहाँ पे आप सप्लाई तो होने दे रहे हो। अगर सप्लाई, एक बात जान लीजिए, अगर कांस्टेबल डिसाइड कर लेना, छोड़ो बड़े बड़े अफसर, अगर कांस्टेबल डिसाइड कर ले कि मेरे एरिया में नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। इन लोगों को तो अंग्रेजों ने इतने कानून में पावर दे दिए हैं, क्योंकि पुलिस तो हमारे यहाँ अंग्रेजों की ही है अभी भी। वो तो हमारे दमन के लिए बनाई गई थी, तो वो तो दमन तो कर ही सकते हैं, है ना। दमन, दीव, गोवा सब कुछ कर सकते हैं हमारे साथ वो। लेकिन आप ऐसे ही पार्टी में जा रहे बच्चों को, एक सुपरस्टार का बेटा है तो उसको अंदर करके पब्लिसिटी ले रहे हो, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। 1500 लोग जा रहे थे उस क्रूज शिप पे, है ना। और पता है हकीकत तो ये है कि जो टोटल मिला 6 ग्राम और 2.6 मतलब 8.5 ग्राम इनको चरस मिला टोटल। एनसीबी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उन्होंने रेड क्यों किए। हाँ, 8.5 ग्राम मात्रा है। 8.5 ग्राम चरस का दाम कितना होगा बता लो आप। इन्होंने खर्चा कितना किया रेड में? उसमें ये तो बन के गए थे, भेष बदल के गए थे ना, टिकट खरीद के। 75 हजार रुपए का एक टिकट था। लाख रुपए ऐसे कुछ एंट्री फीस थी। हाँ, ये 8 आदमी गए थे यार। 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख का ड्रग्स नहीं पकड़े। सस्पेंड तो वानखेड़े जी को उसी समय कर देना चाहिए। ऐसे भी शाहरुख का कभी वानखेड़े से बना नहीं है, बेचारे स्टेडियम में गए, वहां पंगा इधर ये समीर वानखेड़े पंगा कर रहा है। तो उस हालत में देखो तो इस देश में जस्टिस का मजाक हो रहा है। टेक्निकल ग्राउंड पे एक रात, फिर दूसरे दिन टेक्निकल ग्राउंड पे दूसरी रात। जेल नहीं जा सकते क्योंकि वहां 5 बज गया है तो उनको ऑफिस में रख लो। ऐसे करके मतलब एडहॉक टाइप की व्यवस्था चला रहे हैं, ऐसे पकड़ेंगे। इस देश में कभी भी ड्रग्स की समस्या हल हो ही नहीं सकती जब तक ये वानखड़े टाइप के लोग पब्लिसिटी ढूंढने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहाना ढूंढते हैं। अरे बेवकूफ इतना है, अभी तो मास्क पहने हुए यार, तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिख रहा है फिल्मी हीरो टाइप। काहे को पड़े हुए, एक बार कोरोना खत्म हो जाए तो कर लेना। खैर, इधर वही है, एक बेटा है जो जा ही नहीं रहा। हाँ, एक बेटा है जो निकल ही नहीं पा रहा। हाँ, वही 2 पिता परेशान है। 2 पिता परेशान है। देखिए, इन सारे पिताओं से ज्यादा परेशान तो ये हमारे योगी जी हैं कि चुनाव की चौहद्दी पे एक ब्राह्मण राज्य मंत्री से इस्तीफा कैसे मांग ले बीजेपी। ये सब लोग तो बनाए सजाए संवारे ही इसलिए गए हैं। और उनको बनाया भी इसीलिए गया था कि वो ब्राह्मण है। उन्होंने नहीं तो थोड़ी ना कर दिया। उनका कोई नंबर नहीं था, मतलब सीनियोरिटी, और वो तो लोग हैरत में थे कि वो कैसे गृह राज्य में। तो ढूंढ के बनाए कि ब्राह्मण निकालो यार। एक इतने सारे वाना भी घूम रहे थे, उनको नहीं बनाया गया, इनको बनाया गया केवल टाइटल की वजह से। तो वो वाली स्थिति है। तो भी बहुत ही किंग कर्तव्य विमूढ़ता है हर तरफ, क्या कीजिएगा। ठीक है। ये एक तरफ किम कर्तव्य विमूढ़ता है, एक तरफ किम कारदाशियानता है। यहाँ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या दिखाएं। एक तरफ सिर्फ दिखाया जा रहा है कुछ नहीं, और हम और आप जो है कर्मल निवाधिकार रस्ते हैं। चलो भैया, ब्रेक लियो। ब्रेक लेते हैं और फिर अलार्म पे बात करनी।
भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक टू तीन ताल। और अब इस हिस्से की शुरुआत एक बिजार खबर से है, और वो खबर ब्रिटेन से आई है। यहाँ अपने पति की हर घंटे अलार्म लगाकर सोने की आदत से ब्रिटेन की एक महिला बहुत परेशान हुई और उन्होंने इस पर सोशल मीडिया पर लिखकर लोगों से राय और सलाह मांगी। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने पति से कहा कि भाई, आप जो अलार्म लगा देते हो और ऊपर से सोते रहते हो, उससे मैं भी अपनी नींद नहीं पूरी कर पाती हूँ। उनके पति ने उनसे कहा कि अगर वो अलार्म नहीं लगाएंगे तो देर से उठेंगे और ऑफिस देर से पहुंचेंगे और फिर उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो इस समस्या के हल के लिए उन्होंने लोगों से ओपिनियन मांगा है। उन्होंने ये बताया है कि उनका पति जो है वो 1 घंटे के लिए हर 5-5 मिनट के अंतराल पे अलार्म सेट करता है। मतलब जैसे सुबह 7:30 बजे उन्हें उठना है तो सुबह 6:30 से अलार्म बजना शुरू होगा और हर 5 मिनट में बजेगा। तो वो जो बात है कि अलार्म जिसे लगाता कोई और है और जिसे सुन के उठता कोई और है, हमें लगा इस पे बात करें। ऐसे आप क्या ताऊ, आप अलार्म मैं लगाते हैं? लिहाफ हूँ किसी और का, मुझे उड़ता कोई और। आप लगाते हैं वैसे अलार्म ताऊ? मैं अलार्म लगाता हूँ, बजता है, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, स्नूज है ना, या एंड। तो मैं स्नूज कर डिसमिस, तो मैं स्नूज कर देता हूँ तो 5 मिनट के बाद फिर बजता है, फिर मैं स्नूज कर देता हूँ। 3 बार स्नूज करने के बाद ही उठता हूँ। इस क्रम में उसको 4 बार बजना पड़ता है। ठीक है, इसके चलते बहुत विवाद है मेरे घर में। अच्छा, अलार्म की बहुत मधुर टोन लगाएगा आदमी तो और गहरी नींद सो जाएगा। तो अलार्म हमेशा ऐसा लगाना चाहिए जो खींचता हो, जो आप जिससे आप खींच जाते हो। कुछ अलार्म ऐसे है बाय द वे, जो घड़ी वाले अलार्म होते थे ना, गोल वाले, वो उछलते हैं आजकल। उनको आप हाथ देने जाओ तो भाग जाते हो ताकि बजते रहे। नहीं तो पहले आदमी यूं अंधेरे में हाथ यूं करता था, ठक से मार देता था, चुप, तो चुप हो जाता था। अब वो अलार्म जो है, चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो आप जैसे उसको हाथ मारने जाएंगे तो भाग जाता है, वो नीचे कूद जाता है, यहाँ वहां भागता रहता है, बजता रहता है। अलार्म का पर्पस ही यही है। पर मुर्गे वाला जो अलार्म होता था, या अजान का अलार्म चला हुआ है, अजान वाला थोड़ा टाइम अर्ली कर देते हैं। हाँ, वो अलार्मिंग अजान हो गई है। हाँ, वो थोड़ा अलार्मिंग है। मुर्गे वाला जो होता था वो अच्छा होता था, उसकी एक टाइमिंग होती थी। अब जो अलार्म है, आदमी जब से उनके मोबाइल फोन में आ गया तो बहुत आसान हो गया। वो बेड के बगल में रख देते हैं और बस। कुछ लोग होते थे पैसे बाय द वे, जो सोते थे दिन में भी ना, और ये कह के सोते थे कि मैं आधे घंटे की नींद ले रहा हूँ, आधे घंटे बाद उठ जाते थे। मैं अगर आधे घंटे की नींद लेने के लिए सोऊं तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा। हाँ, मेरा भी मुझे तुरंत लगता रहेगा कि हाँ, उठना ही। हाँ, नहीं, मैं अगर सुबह फ्लाइट होती है तो मैं क्या करता हूँ, एकदम अर्ली मॉर्निंग रेड आई फ्लाइट है, तो कोशिश ये रहती है कि जल्दी सो जाओ, और उस दिन नींद ही नहीं आती। और अगर आ गई तो 3 बजे उठना था, 2 बजे उठ गए, और फिर लगता है यार अब तो 2 बजे उठे, अब सोएंगे तो शायद फ्लाइट मिस हो जाएगी, इसलिए अब जगे ही रह जाते हैं। उस तरह का जो माइंड गेम होता रहता है आपके अंदर, बिल्कुल वो अलार्म बेस्ट है, बॉडी का अलार्म है। हाँ, सबसे अच्छा अलार्म ये है कि रात में इतना मुर्गा खा के सो कि सुबह अलार्म बज जाए पेट में कि भैया उठना है और जाना है। वो सबसे नेचुरल अलार्म है। मेरा अलार्म भाई, लेकिन वो दिन बहुत भाग्यशाली होता है जिस दिन आप नींद आपकी खुले इस बात से, मतलब कि आपको प्रेशर बन गया है पेट में। मेरा तो रोज का ये है, मेरा रोज का यही है। मेरी नींद खुलती ही इससे है कि जाना है, तो उठते ही मैं पानी पीता हूँ, और पानी पीने के बाद अगर मैं सबसे कहता भी हूँ, मतलब बड़ा अजीब सा उदाहरण है कि उस वक्त अगर बाथरूम में नहीं, उस वक्त अगर बाथरूम में कोई हो तो मैं दरवाजा तोड़ के उसको खींच के बाहर कर दूं। नहीं, लेकिन मेरे साथ एक अलग ही समस्या है, और मैं उस समस्या से पिछले 20 वर्षों से ग्रस्त हूं। मैं अगर 6 बजे का अलार्म लगाऊंगा तो 5:55 पे नींद खुल जाएगी। मैं अगर 7 बजे का अलार्म लगाऊंगा तो 6:55 पे नींद खुल जाएगी। मैं अगर फ्लाइट लेने के लिए 3 बजे का अलार्म लगाऊंगा तो 2:55 पे नींद खुल जाएगी।
लेकिन नहीं लगाओगे तो नहीं खुलेगी। नहीं, और नहीं लगाएंगे तो जो सोचे होंगे उसके हिसाब से खुलेगी। तो हाँ, रात में मैं अगर ये कह के, हाँ, तो अगर मैं ये कह के सोता हूं कि कल सुबह जल्दी उठना है, तो 5:30-6 बजे कुनकुनाहट के साथ में दिमाग कहता है उठ बे, आपका दिमाग में ही फिट है। हाँ, तो उससे फायदा क्या है कि किसी को और परेशानी नहीं होती। बाकी अलार्म मैंने भी फोन में लगा रखा है, लेकिन वो गूगल असिस्टेंट वाला अलार्म है, तो वो क्या है, वो घंटी वंटी नहीं बजाता है, वो सीधे शुरू हो जाता है, गुड मॉर्निंग पानिनी। हाँ, गुड मॉर्निंग पानिनी, हाँ, सीन एंड ब्रेकिंग। नो अपॉइंटमेंट। तो आप ये सोचिए कि ट्रंप के शासक रहते हुए मैं रोज सुबह आदि पुरुष डोनाल्ड ट्रंप की आवाज सुन के उठता था, क्योंकि रात भर में जो ब्रेकिंग होती थी सवेरे 6 बजे बताने के लिए, वो अमेरिकन होती थी। तो सीएनएन ब्रेकिंग न्यूज का वो ना, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड टुडे, है ना, तो वहां से वो कहानी शुरू होती थी। तो हम रोज उसकी बाइट सुन करके, वो जो 6-8 सेकंड का टीजर चलता था उसमें वो सुन करके उठे हैं। तो बहुत ही दुर्दांत रहा है, लेकिन ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सुबह हमारे तो मतलब अलार्म का कल्चर था नहीं, मतलब क्योंकि पिताजी के साथ एक संघर्ष चला करता था, वो चाहते थे कि हम सुबह उठें और हम उठ नहीं पाते थे। तो वो क्या करते थे कि हमारे कमरे के बाहर सुबह सुबह 5:30-6 बजे चौपाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, इतनी जोर जोर से मात पिता गुरु नावही माँ, तो हम तकिया लेकर के और कान के ऊपर रख लेते थे। लेकिन वो एक नेचुरल अलार्म था। पिताजी सुबह से उनकी हमेशा से 5-5:30 उठने की आदत रही है। मेरे पिताजी भी वो आवाज नहीं देते थे किसी को उठने के लिए, बस हरिओम 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 इधर आसपास जाकर बोलते रहते थे। आप लोग दोनों बहुत भाग्यशाली रहे हैं। हमारे यहाँ अलार्म की परंपरा बचपन में, और मेरी बॉडी क्लॉक अलार्म बना कैसे, उसकी कहानी यही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप हिंसा की ओर इशारा करने जा रहे हैं? कि हमारी माता जी सवेरे 4:30 बजे 5 बजे एक बार नाम लेती थी, बस एक बार, और उस एक बार नाम लेने में उठना होता था। अगर एक बार नाम लेने पे नहीं हटे अरे तो बेटा अंकित, नहीं अंकित, बस केवल एक बार अंकित, है ना, और छोटे भाई का नाम संचित, तो संचित, तो अंकित संचित, इतना होने के बाद में फिर वो दोबारा अलार्म नहीं होता था, मतलब दोबारा गुहार नहीं होती थी। दोबारा सूचित ना करेंगे भाई, वो ये हरियाणा पुलिस वाले जो चेहरे से चद्दर हटाई और चटाक से गाल पे एक और वो जो नींद में थप्पड़ पड़ता है ना, वो भूकंप से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। अरे मुझे मेरे बिल्ले ने एक बार नींद में थप्पड़ मारा है, मैं समझ सकता। तो आपको तो बिल्ले ने मारा है, हमारी माता जी तो खिलाड़ी रही हैं, स्पोर्ट्स इंटर स्टेट खेली हुई, और बासन मांज के, और बच्चों को कूट के अध्यापिका रहने की वजह से उनके हाथ जो है निहायत मजबूत हो चुके थे। तो हम लोग को तो वही अलार्म मिलता था, और उसका कारण ये था कि घर में हमारे हमेशा से 6-7-8 गैया रही हैं, गाय रही हैं, तो सबका चारा पानी सानी दाना होना होता था। तो उनका ये था कि भाई तुम्हारी नींद की कीमत गैया नहीं चुकाएगी, गाय को तो समय पे भोजन चाहिए, धूप दिखने के बाद में फिर वो ना खाना खाएगी ना कायदे से दूध देगी, बछड़ा भूखा है, बछिया भूखी है, और इनके नीचे गोबर बिखरा है, रात भर सो के उठी हैं, सब नीचे साफ करो। तो ये सारा काम 5 से 6 के बीच में सवेरे होना ही होता था किसी भी हालत में, और उसके पहले आधे घंटे आपको पढ़ाई का स्वांग भी करना होता था, जिसमें कई बार ऐसा पाया गया कि किताब खोल के झपकी लेते हुए फिर से थप्पड़ पड़े। तो हमारी बॉडी क्लॉक जो है ना, वो ऐसे ही बनी है, थप्पड़ खा के। अरे हमरे यहाँ एक चलन हो गया था, ब्रह्म वेला में उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे कष्टप्रद काम पढ़ने से सब कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं होता। ये सबसे बड़ा झूठ है ताऊ, कुछ याद नहीं रहता। मैं तो सवेरे याद भी करता था, लिटरली आंखें खोल के, दोपहर तक नहीं रुकता था। ब्रह्म बेला, अभी जो मैं उसको जब भी सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ ब्रह्म बेला चाहो। क्योंकि भाई साहब जिस तरह का, मैं तो अच्छा, उसमें गांव में ना बिजली भी नहीं थी, तो पहले उठ के लालटेन जलाना पड़ता था। हाँ बताइए, मिट्टी का तेल सवेरे सवेरे, हाँ पहली चीज। उसको जला के एक लालटेन, वो एक लालटेन होती थी हैंडल वाली ऊपर में, जो टिपिकल लालटेन होती है, एक होता था लैम्प जिसमें नीचे में शीशे का एक कंटेनर होता था जिसमें तेल रहता था, उसके ऊपर बड़ा एक 4 अंगुरी होती थी, उस पे ग्लास बैठा दिया जाता था। हाँ, सुराही की तरह उस ग्लास का शेप होता था। उसको लगा के फिर बैठ के सिर हिला हिला के अपने आप को जगाए रखने की कोशिश में ही पूरा टाइम बीत जाता था। अरे नियम था कि बोल के पढ़ना है ना, तो किसी भी तय स्थान से दोनों दिशाओं, परस्पर विपरीत दिशाओं में आती जाती वस्तु
जिस क्रिया को प्राप्त होती है उसे दोलन कहते हैं। हाँ, और स्टीव जॉब्स जो है वो ऐसे ऐसे है ना। जल में फेंकी गई किसी भी वस्तु पे जल द्वारा लगने वाला व्युत क्रमानुपाती बल उत्प्लावन बल होता है। ये बाय द वे सवेरे सवेरे पढ़ा है लेकिन याद नहीं हुआ है। याद ये दोपहरी में हुआ है या शाम को हुआ है, सवेरे पढ़ा हुआ दोपहर तक याद नहीं रहता। एक और सबसे प्रिय परिभाषा भी सुना देता हूं कि किसी भी समकोण त्रिभुज पे लंब और दंड पर बने हुए वर्ग उसके कर्ण पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। पाइथागोरस। अरे अभी तक याद है तो इसका मतलब ब्रह्मवेला काम करता था। स्टीव जॉब्स भी ब्रह्मवेला में उठते हैं। नहीं, ये सब शाम को याद हुए। और नीम करोली बाबा, चूंकि 3 ताल में हम लोग घूम फिर करके वहीं आते हैं, तो वो नीम करोली बाबा के भक्त थे। वो एक दिन हम ये भी चाहते हैं कि नीम करोली बाबा के नाम पे थोड़ा सा आप प्रकाश किसी दिन डालें, बादल की तरह। अच्छा। हाँ, मतलब नीम भी है, करौली भी है। करौली तो हथियार होता है और नीम एक तरह का है। तो एक्चुअली पता नहीं, पादप है। जगह का नाम है नीब करौरी। करौरी। हाँ, उसको नीम करौली कैसे हो गया पता नहीं। तो हाँ, स्टीव जॉब्स वाला। हाँ, तो स्टीव जॉब्स जो है वो सुबह उठते थे ब्रह्मवेला में, और उनकी सफलता का श्रेय बहुत सारे लोग उनके उस ब्रह्मवेला में उठने को देते हैं। जकरबर्ग भी लगभग उसी टाइम उठ जाता है। सुंदर पिचाई नहीं उठते, पिचाई 8 बजे उठते हैं। इस आधार पे आप जो है किसी वेला को क्रेडिट नहीं दे सकते। 2 छोटे मोटे लोगों का नाम आपने ले लिया और शांति से उठना हो उठ जाइए, और पढ़ना। मोदी जी का नाम आपने नहीं लिया। मोदी जी भी ब्रह्मवेला में उठते हैं। हाँ, मोदी जी भी ब्रह्मवेला में उठते हैं। मोदी जी सोते कब है? ये जो अलार्म लगाने ये जो अलार्म लगाने वाली ये है कि इस चक्कर ये कि लोग लगा लेते हैं और उठते नहीं। इस चक्कर ने ना मेरे बहुत अच्छे प्रिय गाने बर्बाद किए। मेरा एक अनुज है, छोटा, आता है वो कभी कभी, और एसी के चक्कर में वो मेरे ही रूम में सो जाता है और सुबह उसका जो है अलार्म बजना शुरू होता है। इतना सुंदर गाना है वो, लेकिन मैं वो गाना सुन के अब कभी नॉर्मली भी बज जाए, दिन में और रात में कभी भी, अरे यार वो गाना वो वरुण ग्रोवर ने लिखा है इतना सुंदर, ये मोह मोह के, और वो सुबह से चालू होता है उसका, ये मोह मोह के धागे 5:30 बजे से, और वो कभी नहीं उठता। मेरा ये गाना बर्बाद किया है अलार्म में। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मतलब अलार्म में ये गाना कौन लगा सकता है? हाँ, वही मतलब। हाँ, ये सुलाने वाला गाना है। हाँ, सुलाने इसको सोता ही रहता है इसीलिए। लेकिन सबसे बड़ा अलार्म वैसे चाय, मतलब तो आधी नींद के बाद जो नींद पूरी टूटती है वो चाय पीकर ही। हाँ, ये मुझे समझ में आया नहीं कभी कि ये कैसे होता है। कि कुछ लोगों का होता है कि उनको, जैसे साउथ के जितने हमारे दोस्त हैं, वो उनमें कुछ तो ऐसे रहे हैं कि उन्होंने कहा अगर सवेरे जग गए तो उनसे आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि क्या करना है, वहां चलना है कि नहीं, तो वो सीधे कर देते हैं कॉफी, फर्स्ट कॉफी। अभी बात भी मत करो। मतलब बड़े काटे हुए मित्र हैं, एक चड्डी में दोनों पैर पड़े हुए हैं, है ना, उस किस्म के अंडरवियर फ्रेंड है। लेकिन भाई साहब बिना कॉफी के वो कुछ भी अनुस्वारित करने को तैयार नहीं। मेरी भी चाय के बिना सामान्यीकरण नहीं होता मेरा। जब तक मैं चाय नहीं पी लूं। ये कैसे होता है ताऊ? हमको तो आज तक ये गणित नहीं समझ में आया कि ये होता क्या है। हम तो उठते हैं, अच्छा हम क्योंकि तमाचों से बड़े हुए हैं ना, तो हमारे लिए तो अलग ही रहा है आपका। हाँ, अलग ही आदत ही है। मतलब कुकुर की तरह उठे और सीधे जलेबी की चीहे पहुंच गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले विषय पे, क्योंकि समय कम है और बात करना चाहते थे गाड़ी के हॉर्न पर। और हाँ, देखो ना, मैंने लिखा है कि दही में जोरन, सब्जी में पंचफोरन, और चुनाई में मोरन, और गाड़ी में होरन। बड़ा महत्व है। बड़ा महत्व है इनका। ये नवजोत सिंह सिद्धू अपने वाले में सेट कर सकते हैं। तो जब से ताव नहीं, आकाश की कोई सीमा नहीं फैलाई है ना, तब से 3 ताल जो है अचानक से सिद्धू सिद्धू हो गया। हाँ। लौट के आ रहा है वहीं। हाँ, तो इसलिए चक्र है भाई साहब, चक्र है। तो इसलिए बात इस पे करना चाहते थे, क्योंकि देखो बार बार एक और याद आ गया, वो नहीं, जिस तरह समंदर में सुसु करने से सुनामी नहीं आती। तो वो ये कि हॉर्न को ना कर्कश माना जाता है, पी पी टी टी, लेकिन अब उसे सुमधुर बनाने की तैयारी है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप गाड़ी का हॉर्न दबाएं और आवाज हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, वायलिन, बांसुरी और सैक्सोफोन की आए।
सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि वो इस तरह का एक प्लान पे काम कर रहे हैं, कोई अभी डेडलाइन नहीं बताई है उसमें, ऑफकोर्स दूर की बात है वो, जिसके बाद वो गाड़ियों में म्यूजिकल हॉर्न लगाए जा सकेंगे, इस तरह की व्यवस्था होगी। तो मैंने सोचा कि उस व्यवस्था को इमेजिन करते हुए उस पर थोड़ी बात की जाए, कितना मजेदार होगा। कि मतलब आप सोचिए कि किसी ने ये लिखा कि बेंगलुरु तो एकदम म्यूजिकल सिटी बन जाएगा, या आप दोपहर के समय आईटीओ चले जाएं दिल्ली के तो ऐसा लगेगा कि कोई कॉन्सर्ट हो रहा है। एकदम ओटू लगेगा। लंदन के ओटू में जैसे वो होते थे सब म्यूजिक वाले। और आप कल्पना कीजिए कि बैंड बाजे वालों का क्या होगा। हाँ, ये तो बेचारे एकदम बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, शादी में 20-25 गाड़ी लेके पहुंच गया, दया हरन और लोग दय नचैया एकदम मची हुई है ना, तो वो तो कमाल ही हो जाना है। दूसरा क्या है कि एम्बुलेंस का क्या होगा। हाँ, एम्बुलेंस के हॉर्न के बारे में या पुलिस के हॉर्न के बारे में सोचा है कि नहीं कि वो सामान्यकृत रहेंगे, सामान्य मानविकी वाले रहेंगे, कि वो विशेषज्ञ हो जाएंगे। तो ये कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि थार पे कौन सा म्यूजिकल हॉर्न ठीक रहेगा। गाड़ियों के हिसाब से अलग अलग हॉर्न रहते हैं ना, तो थार पे पता नहीं किस तरह का हॉर्न। अच्छा, ये सींग को भी हॉर्न कहते हैं ना। हाँ, ये एक्चुअली हॉर्न वहीं से निकला है, पहले तो उसकी आवाज ऐसा तो नहीं कि गडकरी जी गाड़ियों में सींग लगवाना चाहते हैं। ऐसा है, सींग दाना होता है जो मोदी जी खाते। बाप रे, तो ये लीथलीकरण हो गया। ये देश वो बिरला देश है जिसमें टाटा के ट्रक के पीछे लिखा होता है हॉर्न प्लीज। फिर हम बड़े होते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, तो पता चलता है कि हॉर्न बजाना खराब संस्कृति की निशानी है। हॉर्न नहीं बजाना चाहिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो जाए। दुर्घटना की स्थिति में अपना ध्यान, आप लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए आप हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न इसलिए दिया जाता है, इसलिए नहीं कि प्लीज बजाओ, आवाज दो। ये लिखा होता है ट्रक के पीछे, आवाज दो, हॉर्न प्लीज, हॉर्न प्लीज। ठीक है, तो और उनको जवाब भी लिखा होता है। जो हॉर्न बजा रहे होते हैं उनको मतलब कंट्राडिक्शन भी यही है कि दोनों चीजें लिखी होती हैं। पहले तो ऊपर लिखा होगा हॉर्न और प्लीज डाले पे, और नीचे मडगार्ड तक आते आते आ जाएगा जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। वो पहले ये लगता था कि ये कुछ प्रवेशिका सी होगी, एक कार्ड। आपको जगह मिलेगी तो पास लो। तो ऐसी स्थिति में इस देश में हॉर्न बजाने की एक संस्कृति चल गई। और मैं बहुत कम हॉर्न बजाता हूँ, बहुत कम। और लोग आश्चर्य भी करते हैं कि पूरा मैं अगर दिल्ली चला गया तो मैं एक भी बार कभी कभी हॉर्न नहीं बजाता, क्योंकि आवश्यकता नहीं होती। पर मेरे आसपास लोग बजाते रहते हैं। रेड लाइट पे खड़े हो, ग्रीन होने वाली है कि बजना शुरू हो जाता है। गडकरी जी गलत जगह निशाना लगा, इससे शोर और बढ़ेगा। क्योंकि आदमी के हाथ में हारमोनियम बजा दोगे तो सारेगामापा थोड़े ना निकलेगा, वो तो कुछ भी बजा सकता है ना। जैसा कि ममता बनर्जी, या उनके पहले ही शायद हो गया था, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि ट्रैफिक सिग्नल पे आपको संगीत की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग खुली गाड़ियों में रहते हैं, उनको कम से कम कुछ टाइम पास करने के लिए, कुछ आनंद के लिए। पर ममता बनर्जी भी गलत लगाती हैं, उन्होंने रविंद्र संगीत लगवा दिया। आपको दिल्ली में ट्रैफिक लाइट पे 2 तरह के म्यूजिक होने चाहिए। लाल हो सिग्नल तो ठाड़े रहियो, ओ बाके यार हो ठाड़े रहियो, और जैसे ग्रीन हो तो चले चलो। इस तरह के गाने बजाओगे। रविंद्र संगीत में आदमी वो बंगाली है नहीं, और वो मोहम्मद रफी, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, ये बस स्टैंड पे बजना चाहिए। और आप यहाँ दिल्ली में यह है कि आप भंगड़ा का म्यूजिक ना लगाएं, क्योंकि फिर वो गाड़ी से उतर के नाचने लगेंगे लोग। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के अंदर लोगों के कंधे में भांगड़ा आता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो ट्रक और हरियाणा रोडवेज की बसें तो चलती फिरती ऑर्केस्ट्रा बन जाएंगी जब ये हो जाएगा। और कंफ्यूजन कितना होगा समझने में। जैसे पता चला लड़ाई हो गई, बोले टक्कर हो गई थोड़ी सी, क्या तू हॉर्न नहीं दे सकता? बोले दिया तो था। बोले कहाँ दिया? मैंने तो सुना नहीं, बजा के दिखा। तो पता चला भाई का पिपीहिरी का साउंड था। तो सुनाई नहीं पड़ा इतनी सैक्सोफोन और हारमोनियम की आवाजों में। नहीं, और तीसरा संकट जो है ना इसमें, जो व्यवहारिक संकट आने वाला है गडकरी जी को, वो ये है कि ध्वनि प्रदूषण के मामले में हम बहुत अव्वल देश हैं, है ना। आवाज, शोरगुल, इस तरह से स्पीकर्स का इस्तेमाल, जगह जगह म्यूजिक का बजना, ये दुनिया के बहुत कम देशों में इस स्तर पे होता है जिस स्तर पे हमारे यहाँ हो रहा होता है। उसमें जो समयावधि है, आवृत्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप हॉर्न बजाते हैं तो हॉर्न की मियाद
अगर आप बहुत इरिटेटिंग हॉर्नबाजी में नहीं हैं तो उस हॉर्न की मियाद 1 से 1.5 सेकंड है। लेकिन जब आप संगीत में बनाएंगे तो 1 से 1.5 सेकंड में तो कोई मुखड़ा या कोई पलटा पूरा नहीं होना है। तो वो तो एक बार दबाया तो फिर वो बजना है 16 सेकंड तक, 9 सेकंड तक, 23 सेकंड तक। तो आप ये देखिए कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। और मैं रोड की कल्पना करता हूं, मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, दक्षिणी दिल्ली में मथुरा रोड है बगल में, मेरे घर के बगल से चटकते हुए पहियों की आवाज आती है, चट 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 चट, रात में जब यहाँ से ट्रक निकलते हैं तो। लेकिन दिन में ये पूरी रोड भरी रहती है। और आप कल्पना कीजिए, और हॉर्न यहाँ पे हर तीसरा आदमी इसलिए बजा रहा होता है क्योंकि सबको निकलने की जल्दी है और सबके सामने एक चुनौतीपूर्ण ट्रैफिक है। और हिंदुस्तान में गाड़ियों को चलाने की जो तमीज है, जो ट्रेनिंग है, वो इतनी भरी है, उसका केवल एक मतलब होता है कि गाड़ी तेरे पास है और ये गाड़ी चलती है, अब जा। तो वो कहीं भी चलाता है, और वो खेत में चलाए तब भी उसी तरीके से चलाएगा जैसे वो रोड पे चला रहा है। वो स्कूल और अस्पतालों के सामने से भी गाड़ी वैसे ही निकालेगा जैसे कि वो सुनसान सड़कों से निकाल रहा है। तो ऐसे लोगों के बीच में गाड़ी चलाना वो इतना चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, कुछ लोगों की क्या नवायत है, जैसे ताऊ कह रहे हैं कि हॉर्न बजाने से वो बचते हैं। यूपी में आप गाड़ी चलाइए, बिना हॉर्न के आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आप हॉर्न देंगे नहीं तब तक आपने उसे कोई संकेत दिया नहीं है। वो इपर डिपर तो केवल रात में चलता है ना, और सबसे ज्यादा मेजर ट्रैफिक तो दिन में होता है। तो उसमें हॉर्न ड्राइविंग का एक कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप का बिहेवियर है जो रहता ही रहता है, रहेगा ही रहेगा। तो मैं कल्पना करता हूं इस मथुरा रोड की, आश्रम चौक की, आईटीओ की, कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की, साउथ एक्सटेंशन की, धौला कुआं की, करोल बाग की, गफ्फार मार्केट की ना, या पीरा गढ़ी और नजफगढ़ के इलाकों की, और वहां पे जिस किस्म का ट्रैफिक होता है, तो मुझे लगता है कि ये मतलब 2-3 घंटे तक म्यूजिक ही म्यूजिक होगा। और एक जब तक आप उसमें हैं तब तक आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से गाने बज रहे हैं और वो इतना गड्डमड हो जाएगा। गडकरी जी कहाँ पे भूल रहे हैं, गाना तब अच्छा होता है जब एक गाए। अगर आप एक ही घर में 5 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को या 5 बाजों को, अपने मोबाइल पे एक गाना अभी आप लगाइए, और मैं अपने मोबाइल पे एक गाना लगाता हूं और ताऊ अपने मोबाइल पे एक गाना लगाएं, और हम तीनों लोग 2-2, 3-3 सेकंड के फर्क पे वो गाना प्ले कर दें, तो वो गाना ऐसा कीचड़ हो जाएगा ना कि किसी को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आने वाला पल तुझसे मिलने की तमन्ना, कहो ना प्यार है, इस टाइप का मामला हो जाएगा। हद ये है, गडकरी जी ने स्टार्ट ही गलत किया है। हॉर्न को मधुर होना ही नहीं चाहिए। हॉर्न का पर्पस क्या है? किसी को चौंकाना, अलार्म है वो एक तरह से आपके लिए। आप उसको मधुर रखेंगे तो फिर हॉर्न क्यों है? तो आदमी सड़क से हटेगा क्यों? हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी अगर बजेगी तो गैया बीच से सड़क से उठेगी क्यों? है ना। और अगर आपने कहीं पे बीन लगा रखा है, सांप सड़क पे आए ना आए, पर भैंसिया जो बैठी हुई है तो पगुराएगी ना। नहीं, गाड़ी में आ जाएगा कि यहीं से बीन की आवाज आती है। एक वो हॉर्न डरावना, मतलब इस पे भी जो याद आप कह रहे थे, हॉर्न डरावने भी हैं अभी जो हैं। मतलब जैसे एक सीन बताता हूँ, जैसे आप रात में आप कहीं खड़े हो बस लेने के लिए, किसी गलत समय की ट्रेन ने आपको अनजान शहर में उतार दिया है तड़के 2:30-3 बजे। किसी ने बताया कि भाई 3:20 पे जौनपुर वाली आती है बस और उसके बाद फिर अगली 6 बजे है। तो आप ऐसे में ना बस स्टेशन पे खड़े हो, कोई और है भी नहीं आसपास, आप ऐसे लेफ्ट साइड में झांक के बस देख रहे हो क्योंकि 3:19 हो चुके हैं। इसी में राइट साइड से अचानक एक पौ फटने की ऐसे आवाज आती है ट्रक की, कलेजा कांप जाता है। वो जो कुमार विश्वास नहीं कहता कि आपकी सारी चेतना सिमट के नाभि पे आ जाती है। बाप रे, फिर तुम कुमार विश्वास को ले आए, ये क्या प्रेम है तुम्हारा। वाह। और कुछ ये जो प्रेशर हॉर्न बोलते थे जो पहले होता था ना, आपका जैसा मोदी जी से है ना, वैसा ही है मेरा। उसको बैन कर दिया गया है। प्रेशर हॉर्न को बैन कर दिया गया है, पर वो दिल्ली में शायद उतना नहीं बजता हो अब, पर अभी भी हाईवे पे बहुत बजता है। एक वो ब्लू लाइन बसों में भी होता था, आपको याद है हॉर्न गजब का? क्योंकि ब्लू लाइन बसों में होड़ होती थी सवारी उठाने की। हाँ। तो वो लगातार हॉर्न बजाते हुए ओवरटेक करते थे, वो भी बहुत आतंकित करता था ब्लू लाइन बसों का हॉर्न। और एक चीज और जो अभी आप बाबा कह रहे थे कि हॉर्न क्यों बजाते हैं आप ज्यादा, या भारतीय ज्यादा क्यों बजाते हैं, मतलब मैं सोच रहा था कि क्या इसकी साइकोलॉजी हो सकती है। जब जैसे आप गाड़ी में बैठे हो है नहीं, अब आपने कर दिया एसी 3 नंबर पे, आपने लगा दिया गाना, अब आप ड्राइव कर रहे हो, क्या कर सकते हो और एंजॉय करने के लिए, थ्रिल के लिए, और गाड़ी साउंड प्रूफ है। हाँ स्पीड आप बढ़ा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, है ना। अब आपके हाथ पैर तो बिजी हैं।
अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, हॉर्न मार दो एक बार कैड़ा करके, फील से आ जाती कभी है। कभी गाने की बीट के साथ। हाँ ताऊ ने भी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो गुड़गांव साइड ताऊ भी जाते रहते हैं। तो वो ये भी आदमी एंजॉय करने के लिए भी बजाता है, और क्या कर सकता है वो गाड़ी में बैठ के। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ लोग भी इस तरह के हैं ना कि वो प्रतिक्रिया में सीधे कहते हैं। एक तो मतलब बहुत उसका आधिकारिक तरीका है कि जगह मिलने पे पास दिया जाएगा, लेकिन हरियाणा में पूरी गाड़ियों में आपको मिलेगा जे तन्नियों ही चालेगी। हाँ वो तो है, वो तो हरियाणा रोडवेज। और वो भी है यहाँ के जो जिसको पैदल यात्री कहते हैं, जो सड़क पार करते हैं, यात्री नहीं कहूंगा मैं, अगर वो आप हॉर्न नहीं देते हैं तो वह मान कर चलते हैं कि आप नहीं है, आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हाँ, वो बिना देखे चलते हैं। वो कई बार ऐसे हाथ देगा फिर आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, वो अपना आगे बढ़ रहा होता है। तो आपको उस समय ये यकीन नहीं होता कि क्या उसने मुझे देखा है, क्या मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं, क्या मैं उसको बताऊं कि ये गाड़ी है और एक रफ्तार से चलती है। तो आप उस समय आपको बजाना पड़ता है। मैं जब हाईवे पे चलता हूं तो मैं दूर से गेस तो करता ही रहता हूं कि कौन कब पलटी मारेगा, पर मेरा भरोसा मानवता से उठा हुआ है। तो मैं हर आदमी को एहसास दिला देता हूँ कि मैं हूँ, उसी वक्त हॉर्न बजाता हूँ। शहर में मैं हॉर्न नहीं बजाता। लेकिन आप लोग से मैं दोनों से ही जानना चाहता हूँ कि आप लोग का जैसे हॉर्न बजाने के पैटर्न होते हैं, ताऊ ने बताया कि वो कम बजाते हैं, लेकिन फिर भी वो पैटर्न कैसे हैं आपके? जैसे एक तो होता है पी 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 वाला होता है, और एक होता है पी वाला बजाते हैं। तो आप लोग कैसे बजाते हैं, क्या सही? वैसे थोड़ा वैसा सवाल हो गया ये कि आम कैसे खाते हैं, लेकिन फिर भी कि दोनों का क्या। दो तरह के हॉर्न होते हैं, एक होता है टीटी, एक होता है पोंपो। तो पहले मैंने जितनी गाड़ियां चलाई थी सब में टीटी हॉर्न था। अभी जो गाड़ी मैं चलाता हूँ उसमें पोंपो है। तो पोंपो वाले में ना, टीटी वाले में बहुत देर तक दबाए रखना पड़ता था। हाँ, उसमें रहता टी, वो कर सकते थे। पोंपो वाले में वो इसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पोंपो खुद बहुत अलार्मिंग होता है। तो उसको एक बार दबा दो तो चल जाता है काम। हाँ, तो बाबा आप किस पैटर्न में हॉर्न? हमारा तो बाबा भी पाँव वाले हैं। अब हम तो पाँव वाले ही रहे हैं, पाँव वाले ही हैं हम तो। नहीं, तो आपकी पहले तो टीटी वाली थी ना, हम तो मतलब वो भी डिजायर का भी वही पाँव वाला है। पाँव में भी एक और पैटर्न होता है, पाँव, जो जल्दी 2-3 बार। हमारा केवल एक बार वाला पाँव। अच्छा संकेत करना है, कैच दम विद सरप्राइज वाला मामला रखते हैं हम। सही है। बजा हॉर्न निकल फौरन, धीरे हॉर्न बजा रे पगले, हिंदू सोया है। ठीक है, अब एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद आखिर में बजाते रहो। हाँ, उसके बाद आखिर में न्योता वाले श्रोता चिट्ठी। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक टू तीन ताल। और अब न्योता वाले श्रोता की बारी है, और इस बार एक चिट्ठी ले रहे हैं। वो चिट्ठी बहुत स्पेशल है, मुझे तो पढ़ के बहुत आनंद आया। एक तो इसलिए क्योंकि उसमें सवाल हैं, जो हम कहते हैं कि तीन ताल की चिट्ठी में आप लोग सवाल भेजा करें हम तीनों के लिए। दूसरा, इसे लिखा है 3 लोगों ने मिलकर, जिनमें से एक माँ है और 2 उनके बच्चे हैं। माँ का नाम है चेतना और बच्चों के नाम है वरद जो 15 साल के हैं और इरा जो 9 साल की हैं। चेतना हाउसवाइफ हैं, मुंबई में ये लोग रहते थे और लॉकडाउन के बाद ये इंदौर में शिफ्ट हो गए। तो टेक्निकली इंदौर से ये चिट्ठी आई है। मैं पढ़ता हूँ। चेतना और उनके बेटा बेटी की ये चिट्ठी है। सर्वप्रथम आप तीनों लोगों को हम तीनों का प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। 3 बार इन्होंने जय हो लिखा है। जय हो। हाँ, हमें ये कार्यक्रम सुनना बहुत पसंद है। धीरे धीरे तकरीबन 3-4 दिनों में हम इसे पूरा सुन पाते हैं। हल्की फुल्की बातों से लेकर धीर गंभीर विषयों तक की चर्चा और खासकर अंदाज बयां इस कार्यक्रम को खास बनाता है। आप तीनों की आपसी ट्यूनिंग के तो क्या ही कहने। बाबा की ओर से चीजों पर खूब विस्तार से चर्चा और साथ ही कभी कभी किया गया सार्काज़म
ताऊ के नपेतुले जवाब और अचानक से बातों के बीच लाए गए वन लाइनर्स और सरदार की चर्चा को एक खास दिशा और दशा तक मोड़ने और थामे रहने के हुनर का उल्लेख करना जरूरी है। कमीज पर स्त्री दूध में दरार पड़ने के बाद दूध के उपयोग या फिर टूटी हुई बाल्टी के उपयोग पर सवाल पूछे जाने जैसे उदाहरणों ने हमें भी कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने के लिए उकसाया है। तो फिर कुछ सवाल हमारी तरफ से, मैं एक एक करके उनके सवाल पढ़ता हूँ और एक एक करके अपन पे छोटी छोटी बात करते हुए पहले पढ़ दो, फिर पहले पढ़ दूं। अच्छा चलिए, पहले मैं पढ़ देता हूँ। तो सवाल है पहला कि ट्रेन की यात्रा के किस्से हमें बहुत पसंद आए थे। ये सवाल कम फरमाइश अधिक है। ऐसे ही कुछ किस्से स्पेस को लेकर के भी रहे होंगे, आसमान को लेकर के, बचपन में आसमान को निहारना, तारे गिनना इत्यादि। तो स्पेस के बारे में जानना, सुनना, आसमान के बारे में बातें करना बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि उस पर बात हो, पहला। दूसरा, खाने पीने की बात भी तीन ताल में होती रहती है। आप तीनों से ये सवाल कि सबसे पहले आपने क्या पकाया था किचन में, और उससे जुड़े किस्से सुनाइए। तीसरा ये कि बचपन के खेलों के बारे में भी चर्चा कीजिए, कोई बोर्ड गेम या आउटडोर गेम के बारे में बताइए। अभी हम लोग जापानीज बोर्ड गेम शोबू खेल रहे हैं और वो खेलने में मजा आ रहा है। आखिरी सवाल है कि आप तीनों से, ये अंतिम सवाल है, वो लिख रही हैं कि कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आप ना जानते हो और किसी से पूछना चाहते हो। तो ये कह रही आप भी सवाल पूछोगे जो आप जिसका, और इन्होंने ये भी लिखा है आखिर में कि जय हो जय हो जय हो चेतना वरद इरा। अगर आपको पत्र पसंद आया हो तो कृपया तीन ताल का एक स्पेशल वीडियो भेज दीजिएगा। आगे दो इन्होंने स्माइली बनाई। जरूर जरूर। पहले तो मैं सबसे पहले आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं ऐसा क्यों हूँ मैं वैसा क्यों हूँ इसका जवाब जो है अपन को समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो ताऊ से भी पूछ लेते हैं कि कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आप किसी और से पूछना चाहें, मतलब कटप्पा वाले के अलावा ताऊ। एक सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से कौंधता है वो यही है कि धरती तो और सारे ग्रह और ये सारी गैलेक्सी बिग बैंग से हुई, ऐसा मैं मतलब जो ये थियोरी है इसमें मैं विश्वास करता हूँ। ये मुझे लॉजिकल लगता है कि ऐसा हुआ। बिग बैंग कहाँ हुआ, बस ये सवाल का जवाब शायद मिलेगा नहीं। 10-12 साल हो गए जब से मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ, कभी कभी यूं ही। मैं जानता हूं इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा, पर बिग बैंग हुआ कहाँ ये मैं सोचता हूँ। बिग बैंग होने से सब कुछ हुआ, तो बिग बैंग कहाँ हुआ? उसको लोग ईश्वर बोलते हैं, मैं नहीं मानता। मैं पर जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ हुआ होगा। बिल्कुल। और ये जो आसमान वाली बात इन्होंने पहला सवाल किया था, एक सवाल एक मैं भी बता देता हूँ मेरे। मैं इसी को बता रहा हूँ कि जो बिग बैंग वाला है उसको, बिग बैंग वाले में ये हमेशा से एक कौतूहल रहा है कि अनंत की अंतिम सीमा क्या है। तो जो ताऊ कह रहे हैं ना कि बिग बैंग कहाँ हुआ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा अंतरिक्ष है, जो पूरा का पूरी सारी की सारी गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी किस बक्से में रखी है और वो बक्सा कहाँ है। तो बतावा सरदार। कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड है। कृष्ण का मुख, क्योंकि लोग कहते हैं कि टाइम एंड स्पेस बोथ स्टार्टेड फ्रॉम बिग बैंग। तो उसके पहले स्पेस भी नहीं था तो कहाँ, और टाइम भी नहीं था, तो कब हुआ और कहाँ हुआ ये हो नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि वो कब भी नहीं था और कहाँ भी नहीं था। लेकिन बिग बैंग हुआ तो जरूर। अब तक जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं हुआ है। जैसे एक बैंग लखीमपुर में हुआ, एक अरेस्ट मुंबई में हुआ, सब कुछ कहीं ना कहीं होता है। तो ये सोचता हूँ, फिर उसको छोड़ देता हूँ क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है। ये उन सवालों की तरह है कि मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता हूँ, इस हिसाब से पाणिनि जी की उम्र कितनी हुई। तो वो बहुत कठिन सवाल है मगर। अच्छा, मेरे मन में इस तरह के तो बहुत सारे सवाल हैं, पर मतलब बहुत सारे ऐसे हल्के फुल्के भी हैं, लेकिन अभी के लिए ये सवाल है जो बहुत पुरातन सवाल है और मैंने कई लोगों से पूछा भी। वो ये कि
आस्था और अंधविश्वास के बीच में क्या कोई फर्क होता है या नहीं, या मतलब क्या आस्था में विवेक और तर्क शामिल होता है या नहीं, या दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों कमोबेश एक जैसी चीजें हैं। तो इसका ऐसा कोई स्पष्ट, बहुत विद्वान लोगों से भी पूछा मैंने, लेकिन अभी भी मैं अपने भीतर से कन्विंस नहीं हो पाया हूँ उसके जवाब से। अभी भी इस सवाल का एक कन्विंसिंग जवाब की तलाश में। इस सवाल का जवाब मेरे पास एक है, वो है कि आप करो तो आस्था, दूजे करे तो अंधविश्वास। हाँ, बस ठीक है। तो पहले वाले पे आते हैं बाबा, जो यूं ही तकता है आसमान को क्या। इन्होंने कहा है कि आसमान को लेके बात हो तो मुझे वैसे एक चीज याद आती है, पता नहीं कितना अरसा हो गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत अरसा हो गया मुझे खुले आसमान के नीचे सोए हुए। और जब आप अक्सर गांव में हम लोग खुले आसमान के नीचे सोते थे, कभी गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, तो मच्छरदानी होती थी बीच में, क्योंकि गर्मी यहाँ होती थी वो, तो मच्छरदानी की जाली से पेड़ दिखता था उस पार का, जो आपके छत के आपके ठीक ऊपर होता था, और पत्तियों के टहनियों के बीच से आसमान और उसके तारे, वो देखते हुए सोने का जो आनंद था। मैं तो अक्सरिया छत पे ही सोने वालों में रहा, खास करके गर्मी भर और बारिश के मौसम में भी। तब उठ के भागते थे जब बारिश होने लगती थी रात में, नहीं तो छत पे जमे रहते थे। और वहां से सप्तऋषि या जो ये अलेक्जेंडर जैसा एक वो व्यक्ति खड़ा रहता है तलवार ढाल लिए हुए, इन सब लोगों से वहीं पे मुलाकात हुई सबसे पहले। ध्रुव तारा कौन सा वाला है, इसके ऊपर बहुत बहसें हम भाइयों के बीच हुआ करती थी कि कौन सा ध्रुव है, तो कहता था वो नहीं, वो वाला ज्यादा ध्रुव है क्योंकि वो सबसे ज्यादा चमक रहा है। तो ये सारे रायते होते थे। मुझे सबसे ज्यादा सप्तऋषि आकर्षित करते रहे और मुझे अगाध प्रेम रहा चंद्रमा से। और चंद्रमा में वो जो बूढ़ा बैठी हुई हैं, उनको मैं अक्सर देखा करता था कि वो भी क्या मुझे देख रही हैं। मैं छत पे सो रहा हूं तो क्या ये बुजुर्ग महिला मुझे देख रही है जो चंद्रमा पे सूप लिए बैठी है। बादलों से अगाध प्रेम रहा, और बादलों में अभी भी मेरी आदत है, अगर मुझे बादल दिख जाते हैं, खास करके रात के बादल जो होते हैं ना, उनमें आपको कई लोगों के चेहरे और कई तरह की आकृतियां दिख जाती हैं। कभी कोई लाफिंग बुद्धा वहां पे होगा, कभी कोई अश्व पे बैठ के जा रहा होगा, कभी कभी गौतम बुद्ध दिखते हैं, हाँ, कभी कभी रथ जा रहे होते हैं। तो उस तरह की तमाम सारी कल्पनाएं, तो चंद्रमा की उस बुढ़िया और बादलों में बनने वाली तमाम आकृतियां, सप्तऋषि, इन सब से मेरा बहुत विशेषानुराग रहा हमेशा। लेकिन एक आसमान स्थितिज नहीं है, गतिज है। कभी ट्रेन की खिड़की पे बैठ के, बस या कार की खिड़की के पास बैठ के, और वहां से अपने साथ भागते हुए चांद को देखना, वो मेरे लिए सबसे रोचक रहा है। और हमेशा ये रहता था कि ये कंपटीशन में कभी हारता क्यों नहीं है। है ना, ये इतने पेड़, इतनी चीजें लांघता चला जा रहा है। अच्छा, सबसे जो रोचक होता था वो टाइमिंग होती थी कि अब ये मून पूरी तरह से, चंद्रमा पूरी तरह से बादल में डिसअपियर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग डॉट बताते थे कि देखो यहां से निकलेगा, तो वो कहते नहीं, यहां से नहीं, इसके थोड़ा ऊपर से निकलेगा या इसके थोड़ा और नीचे से निकलेगा। और तीसरा कोई कहता था कि नहीं, इससे निकलने से पहले एक और बादल आके इस वाले बादल से जुड़ जाएगा, इसलिए वो यहां से निकलेगा ही नहीं भाई साहब, वो दूसरे बादल से निकलेगा। अब फिर उसको वॉचिंग होती थी। तो 3 लोग 4 लोग हाथ बांधे छत पे देख रहे हैं कि किसकी भविष्यवाणी सही होने वाली है। तो आकाश के जो किस्से हैं ना, वो अनंत हैं। आकाश स्वयं में अनंत ही नहीं है, चेतना में भी अनंत है। और इसलिए सबके आकाश के साथ के जो अनुभव हैं वो अनंत और अद्वितीय हैं। दिल्ली में मुझे केवल बारिश के बाद का आकाश अच्छा लगता है। रात के आकाश का वजूद दिल्ली में खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे तारे दिखते नहीं है। रात का आकाश, इतना सारा पॉल्यूशन और इतनी सारी जो बाउंसिंग है लाइट की इस दिल्ली शहर की, महानगर की, उसमें उसका कोई मजा रहता नहीं है। वो हम लोग को, मुझे लगता है कि हम स्पेस में हैं अगर लाइट चली जाए तो बहुत ही प्रदूषण है वो। बहुत ज्यादा प्रकाश है, रात में इतना प्रकाश नहीं होना चाहिए। तो जो बचपन में सोने का सबसे तगड़ा शगल था, और कितनी भी चिपचिपाहट, उमस, गर्मी, मच्छर रहे हों,
तारों ने, चंद्रमा ने, बादलों ने, इन सब ने सोने में बड़ा योगदान दिया है, वो सब कुछ आके दिल्ली खत्म हो गया। वो है ना कि और कहीं पर नहीं, मेरे हुजरे में रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पे रख दो। मैं दिल्ली में आसमान को हमेशा याद करता हूं जब मैं आबिदा परवीन को सुनता हूं फैज को गाते हुए, मेरे दामन में आ गिरे सारे, जितने दश्ते फलक में तारे थे। और ये कमाल की लाइन है, मतलब इस लाइन के ऊपर मैं घंटों व्याख्यान दे सकता हूँ। ये इतनी मुझे भर देती है ऊर्जा से कि मतलब आशावाद की पराकाष्ठा के तौर पर मैं इसको देखता हूँ। मेरे दामन में आ गिरे सारे, जितने दश्ते फलक में तारे थे। अगला उन्होंने सवाल पूछा है चेतना और किचन पे हम लोगों ने बहुत बात की है। हाँ, और लेकिन उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपने क्या पकाया था किचन में, और उसका किस्सा अगर सुना सके। सबसे पहले बता पाना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, क्योंकि लेकिन फिर भी जिसकी पहली स्मृति हो, जो अच्छा बना हो, ऐसा कोई पहले क्या बनाना सीखा, किस उम्र में? मेरे ख्याल से चाय और फूली हुई रोटियां। अच्छा। रोटियां एकदम गोल फूली हुई होती थी। मेरे हाथ से बेलने का और रोटियों को सेकने का तस्वुर काफी बेहतर रहा है। और बाज बहुओं को उदाहरण दिया जाता रहा है कि अंकित का देखो कैसे बेलत थी। चकला बेलन लेके जब हम रोटी बेलने बैठते हैं तो रोटी गोल गोल घूमती है चकले पे। अरे वो स्थायी भाव से रगड़ करके लंबी नहीं की जाती है यूरोपियन स्टाइल में। वो गोल घूमती है, नाचने वाली रोटी, और इसलिए उसके सारे कोर, उसकी सारी स्ट्रेंथ बराबर होती है, वो कहीं से भी ऑड इवन नहीं होती है, और इसलिए वो फूलती है स्थायी भाव से, अच्छी गोल रोटियां। तो इसलिए मैं एक बात कह सकता हूं, क्योंकि माता जी हमारी सवेरे विद्यालय जाती थी, 6:30 बजे उनके बस का टाइम होता था, सारा खाना वो बना चुकी होती थी, लेकिन रोटी रह जाती थी कई बार। तो रोटी फटाफट 3 सेक करके, फूली फूली रोटियां, उनको धौल दे करके समेट करके टिफिन में रखना, और चाय बना के एक कटोरदान में छान के माता जी के लिए निकाल के रखना, ताकि वो कटोरदान से ठंडी हुई चाय जल्दी से पी सकें। कप में नहीं पी पाती थी। ये काम मुझे बहुत प्रारंभिक याद है कि ये काम तो मैं स्थायी रूप से करता आया हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं खाने की हमेशा बनाने में लगा रहा। जैसे कढ़ी छौंक दी गई तो उसको चलाने का काम किसका? मेरा। घी घर में हमेशा बनता रहा तो उसको सिझाने का काम किसका? मेरा। खोआ बन रहा है तो उसको औटाने का काम किसका? मेरा। दही बड़ा बन रहा है तो उसको छानने का काम किसका? मेरा। नमक पारे बन रहे हैं तो उनको पीढ़िया पे काटने का काम किसका? मेरा। गुजिया भरने के पीछे तो जूते भी खाए हैं कि तुम क्यों चौराहे पे घूम रहे हो, गुजिया बननी है, क्योंकि कोई बहन जी तो रही नहीं घर में। तो घूम फिर करके हम ही माता जी की गिरफ्त में आते थे, जो बैठ के गुजिया बनवाएगा अकेले, वो बेचारी क्या क्या करेंगी। और 100-150 लोगों के लिए गुजिया बननी है होली पे, तो अकेले कितना वो बनाएंगी। तो अब कहाँ से हमारे किचन की कथा शुरू हुई है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। ताऊ, आपने क्या बनाया पहले? मतलब आई एम श्योर चिकन चेट्टीनाड से पहले तो कुछ बनाया होगा। नहीं, अगर मेरा किचन के साथ संयोग इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, तो बड़े होकर ही मैंने किचन में हाथ लगाया, और मेरे दोस्त मुझे कुछ बनाने नहीं देते थे। उसका कारण था कि मुझे आता नहीं था, मैं सब कुछ बिगाड़ देता था। मैं चावल तक खराब कर सकता था, या तो वो गल जाता था या कच्चा होता था, दाल नहीं बना पाता था, सब्जियां तो खैर छोड़ ही दीजिए। तो मैंने शुरुआत ही बहुत देर से की, और वो मांसाहार टाइप की चीजों से की, तो उसमें कुछ बताने लायक नहीं है। उसमें बताने लायक ये है कि ताऊ जो मांसाहारी भोजन या नॉनवेज पकाते हैं वो अद्भुत है, सुस्वादु है और सुपाच्य है। हाँ, सुपाच्य पे मैं कोशिश करता हूँ सुपाच्य रहे, लेकिन वो है कि वो पहले जो सवाल था इनका ना, कि पहले सबसे पहले क्या बनाया था, वो याद नहीं है, जो कि वो बताने लायक नहीं है। वो बहुत खराब बनाया था मैंने जो कुछ भी बनाया था। हाँ, और पहले के बारे में जो जैसे बाबा कह रहे थे, मुझे लगता है ज्यादातर लड़के खास तौर से, क्योंकि वो कंडीशनिंग और वैसी सिस्टम वैसा रहा है, सबसे पहले लड़के शायद चाय बनाना सीखते हैं। और मैं भी पहली बार मैंने चाय बनाई थी, बहुत खराब बनी थी, और फिर मैंने तय किया, मतलब मैंने थोड़ा ये बचपन से थोड़ा रहा है, चैलेंज ले लेना है। तो स्कूल में मेरी ड्राइंग बहुत खराब थी, तो मुझे एक बार ना ड्राइंग की टीचर ने टोक दिया, मतलब कुछ ऐसे अपमानजनक सा कह के। तो मैं स्टूडेंट ठीक ठाक था, लेकिन ड्राइंग खराब थी,
उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, मुझे अच्छी नहीं लगी। और वो गर्मी की छुट्टियों से ठीक पहले की बात थी, तो अपन ने पूरी गर्मी की छुट्टियों में हर रोज एक चित्र बनाया। वो अभी भी मेरे पास है, वो ड्राइंग बुक। तो मेरी पत्नी उसे फ्रेम करवा के मुझे तोहफा में देना चाहती है, लेकिन वो ठीक ठाक चित्र बन गया। मतलब वो दिखेगा आपको, उसमें एक जर्नी दिखेगी, पहले दूसरे तो चौथे। आप बहुत खुश मत होइए, वो ये आपको याद दिलाना चाहती है कि लड़कपना गया नहीं तुम्हारा अभी, इसलिए फैसले मुझे लेने दो। अरे मैं मिस कर गया, बनाया क्या था? हाँ, तो वही तो, मतलब मैं ये सिर्फ बता रहा था कि वो वैसे मैंने चित्रकारी सीखी, और वो एक कार्टून प्रतियोगिता होती है उसमें, फिर उसके बाद मैं स्कूल में मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें फर्स्ट में आया। तो ऐसे ही चाय के साथ, पहली बार में चाय बहुत खराब बनी थी, तो लोग हंस दिए। तो नहीं होता जैसे कि चाय कैसी बनी, नहीं अच्छी है, जो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होता, नहीं ठीक है, मिजाज पूछने वाले की आबरू रख ली। तो वो वाला रिएक्शन आया, तो अपन को लगा कि यार इसको तो क्रैक करना है, हाँ। चाय को तो अब क्रैक करना है। तो आज अपनी ख्याति है चाय बनाने में, एशिया में मैं दूसरे नंबर पर गिना जाता हूँ। पहले पे कौन है? पहले पर एक लल्लन टॉप में काम करने वाला मेरा साथी छोटा भाई अमितेश है, उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैंने उसको ताज पहना रखा है। वैसी चाय मैं नहीं बना सकता, लेकिन दूसरे के लिए पहली बार हुआ कि कानपुर के किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया हो। नहीं, मैं कानपुर का नहीं हूँ, कानपुर में ससुराल है मेरी। हाँ, अब तो कानपुर के हो। तो ये है। हालांकि अब मैं 3 चीजें ठीक ठाक बना लेता हूँ: पनीर टिक्का, आलू कचालू और टमाटर सेव की सब्जी। रोटियां भी बना लेता हूँ, कई बार उनका नक्शा पूरी तरह गोल नहीं होता, लेकिन वो फूल जाती हैं। तो अभी अपनी एक्सपर्टीज खाना बनाने में इतनी है। हमारे मतलब का कब पकाओगे? एक दिन मैं ले लेता हूँ ट्रेनिंग आपसे, खाएंगे नहीं लेकिन पकाएंगे जरूर आपके लिए। और नहीं, लेकिन वेजिटेरियन में भी कुछ ऐसा बनाओ कि हम खाई। तो बताइए, मैं सीख लूंगा। सेव कहे कि तुम जरवा दियो हमका। ऐसे बोल रहा है कुलदीप जैसे कि हम जो लोग नॉन वेजिटेरियन कभी कभी खा लेते हैं, वो वेजिटेरियन कभी खाते ही नहीं। मतलब हम लोग जो लगता है कि कसाई के चोला में पैदा हुए। काला बच्चा हमारा नाम है, जो है रोज बोटी चाहिए। नहीं, आप लोग आलू वगैरह नहीं खाते ना, मेन ये कि आलू। हाँ, ये आलू और कचालू सुन के टर्न ऑफ हो गया। ताऊ तो आलू बहुत खाते हैं। अरे वो होंगे जबरदस्त, इसकी गारंटी है। मतलब टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप स्वास्थ्य के स्तर पे आप मैनेज। टेस्ट में मैं सहमत हूँ। मैं उसको आपको हरी मिर्च की, लहसुन और धनिया, जिसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा स्लाइट ज्यादा होता है, उस वाली चटनी के साथ दूंगा, और आप उसको खाइएगा, फिर बताइएगा। मुझे तो आलू पसंद है। ताऊ का तो आहार में आलू है, तो बिहार और बंगाल ने ही तो आलू अप्रोप्रिएट किया है, बाकी सब तो पीछे रह गए। और बचपन में मुझे तो कॉम्प्लेक्स था, मैं हरी चीजें खा नहीं पाता था, हरी कोई भी चीज नहीं खाता था। हाँ, मेरे साथ भी था ये, कि हरी से मुझे लगता था यार बिल्कुल जिंदा है, ये नाजुक है, हरी साडू वाला मामला था। हाँ, इनको नहीं खा सकते। आलू में ये होता था कि दफन है ये पहले से, मरा ही होगा। दफन को उबाल के कफन उतार के उसके बाद में चोखाकृत कर दिया जाता है। यस, ठीक है, आलू कचालू का बनाएंगे प्रोग्राम। कचालू क्या होता है? कचालू वही, मतलब एक तरह का वो नहीं, कचालू सब्जी है बाकायदा, और वो भी प्रकंद है, और उसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। बेसिकली हमारे अवध में उसे बोलते क्या है हिंदी में? कचालू, कचवले बोलते हैं। कचालू हिंदी का। अरे ताऊ, आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दो, स्वरूप बताओ। सूखे आलू फ्राइड होते हैं, वो कम तेल में चटपटे होते हैं, और किसी में मेथी दाना जो होता है वो बहुत प्रोमिनेंट उसका स्वाद होता है। मैं जो बनाता हूँ उसमें मेथी नहीं होता है। हाँ, आलू ही है वो। आलू उबालने के बाद उसके मोटे कचालू इन्होंने अनुस्वारित करने की दृष्टि से नाम रखा है, उसमें कचालू का प्रयोग नहीं है। हाँ, अच्छा, नहीं, क्योंकि कचालू एक अलग सब्जी है। ये देखिए नई बात खुली। नहीं, अच्छा आप बताइए पहले, कचालू सब्जी क्या है? वो आप सूखी वाली बता रहे हैं कि रसेदार? कचालू जैसे टिंडा, बंडा, सूरन, आलू, वैसे ही कचालू भी एक सब्जी है। अच्छा, नहीं। हाँ, हमारे यहाँ तो कचालू, तो आपने जब कचालू कहा तो हम अचानक से वो हो गए, डरा गए, क्योंकि कचालू मुझे प्रिय नहीं है। कचालू अलग सब्जी है, किसी दिन मैं आपको पका के खिला देता हूँ। वो भी होगी सब्जी भी, लेकिन हमारे यहाँ पे कचालू आलू से ही बनते हैं। हाँ, वो आलू तो वाले आप जो कह रहे हैं वो सूखे आलू मेथी में छौंके हुए, वो तो अद्वितीय होंगे ही। हाँ, वो अगर परोठे के साथ मिल जाए जी। अरे हम लोग बाय द वे बहुत स्पेसिफिक और उनके साथ तेल लहसुन की हम आलू को सब्जी नहीं कहते, हम उसको तरकारी कहते हैं।
सारी सब्जियों को तरकारी कहते हैं, जो यहाँ पे लोग सब्जी कहते हैं, क्योंकि आलू सब्ज तो होता नहीं है कभी भी। आलू नहीं होता। अगर आलू सब्ज हो तो उसको खरीदते नहीं लोग, उसको साइड में रख देते हैं, वरना उसका सब्ज हिस्सा काट के निकाल देते हैं। हाँ ठीक, नहीं अपना ट्रिक है दरदरे मसालों में। जो आलू की हर नवैयत अगर आप उसको फ्राई में बना रहे हैं तो यही है कि उसमें कभी भी फाइन स्पाइसेस यूज ना करें। हाँ, दरदरा, धनिया दरदरा, दालचीनी दरदरी, बस बस बस, मेथी दाना दरदरा, और अगर कहीं आपने सुखाई हुई मेथी थोड़ी सी क्रश करके डाल दी, या जो मेरे हाथ का आलू बहुत पसंद किया जाता है वो है उसमें सोवा का साग मैं डालता हूँ। तो आलू को घी जीरे में छौंक के साबुत लाल मिर्चों के साथ में, और जब वो सुरमई होने लगते हैं तो उनमें सोवा का जो सौंफ का साग है उसको काट करके दिल हाँ दिल हाँ दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, तो उसमें थोड़ा सा वो दिल लीव्स जाती हैं और उसको फिर तश्तरी से ढक दिया जाता है। वो उसको देना, अच्छा ये देना वैसे ताऊ आप के यहाँ झारखंड में और बिहार में हाँ, जब जैसे कोई चीज बनाते हैं उसमें कुछ डाला, जैसे यहाँ कहते हैं वो डाल दो, वहां देना हाँ, कहते हैं ना थोड़ा तेल दे दो, अब इसमें हाँ, थोड़ा मसाला दे दो, वो भी मुझे बहुत सुंदर प्रयोग लगता है कि दे दो। अच्छा इनका एक और वो दे से केवल दा रह जाता है भोजपुरी में, तनिक तेल दाए में, हाँ तनिक नून दाए में तो एकदम दा हो अफवाह जाता है। वो ये वैसा उतना सुंदर है जैसे एक बार जैसे दूध बह गया गैस से, दीदी से जो काम करती हैं, तो उन्होंने कहा कि आंचिया मधुर पे रहल ह तो न बहत दुधवा। तो वो जो आंच मधुर पे रही होती है, आंच का जो 1 2 3 4 होता है, लेकिन जो मधुर है ना, हाँ जो सिम पे है ना आंच का मधुर मतलब अद्भुत। और देने वाले केवल सब्जी तक नहीं रुकते भैया, देने वाले भी कहते हैं दुई ठन देव पे ठीक हो चाहिए दुइये देव बस जान ले, दुइये तुम्हारा गया हो जाइए ये दुईड़ा भी घूम घूम के आ जाता है। अच्छा आखिरी चीज इन्होंने जो है मका कोई और सवाल बचा है? हाँ आखिरी सवाल कि बचपन के खेलों के बारे में भी चर्चा कीजिए, कोई बोर्ड गेम या आउटडोर गेम के बारे में। अभी हम जापानीज बोर्ड गेम शोबू खेल रहे हैं। वाह, जैसे इन्होंने जब शोबू की बात सुनी तो मुझे याद आया था कि बचपन में मैं चाइनीज चेकर बहुत खेलता था तो वैसे हम लोगों ने एक बार देहाती खेलों पर और उसके किस्सों पे बात की है कि बचपन में, तो वो एपिसोड आपको सुनना चाहिए क्योंकि उसमें मैंने चिया और लूडो और चौपर इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बातचीत की है। मतलब मैंने अपने अनुभव दिए हैं। गिल्ली डंडा भी है उसमें, उसमें कंचे भी हैं, उसमें गुच्ची भी है जो सिक्कों से खेली जाती है, उसमें पिट्ठा भी है, उसमें कई कई तरह के खेल हैं। तो उन सब की आई स्पाइस और छुपम छुपौल, विष अमृत, है ना, ऊंच नीच पहाड़, मतलब पूरी फहरिस्त है खेलों की। पहले मोबाइल नहीं होता था तो आप यकीन मानिए इतने खेल थे बच्चों के पास खेलने के लिए, अब खेल ही नहीं है। बच्चों से भी आई लाइक दिस एंड लूडो नहीं खेलते हो, चेस नहीं खेलते? खेलता हूँ, मोबाइल पे खेलता हूँ, आईपैड पे खेलता हूँ। हम तो लूडो ही खेले, मम्मी खेलती थी, मम्मी चाची लोग बैठ जाती थी, हम भी बैठ जाते थे। लूडो खेले बहुत, दोपहर में गर्मियों के दिनों में खास करके, और खेले वो एक शेल्स होते हैं ना, कौड़ी, हाँ, तो कौड़ी का तो पासा हम लोग बनाते थे ना, 6 कौड़ी जिसको उछाल के खेलते हैं, हाथ से पकड़ते हैं वो। पासा गायब हो जाता है तो 6 कौड़ी लेकर के उससे लूडो खेला जाता है। कौड़ी खेले हैं, गुल्ली बहुत खेले हैं जिसको कंचे बोलते हैं लोग, पर वो सब खेलने का स्कोप नहीं रहा है। नहीं, स्कोप पूरा है, मतलब ये तो बच्चे नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो बिजी हो गए हैं, ऑक्यूपाई हो गए, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हो गया उनके जीवन में, तो उसलिए मोबाइल में है सब। इन्होंने एक बोर्ड गेम का जिक्र किया। एक बोर्ड गेम मैंने अभी जल्दी में मैं 2-3 बोर्ड गेम्स खेलता हूँ कभी कभी जब लोग आते हैं यहाँ। तो मैं क्रॉसवर्ड वाला भी खेलता हूँ जिसमें स्क्रिबल। हाँ, एक गेम है टैबू, और बड़ा मजेदार गेम है। वरद और इरा को शायद ये बहुत पसंद आए, शब्द ज्ञान बढ़ाने वाला गेम है टैबू। तो उसमें क्या होता है, एक कार्ड पर 4 शब्द होते हैं और हर शब्द के साथ में 5 और शब्द लिखे होते हैं जो उसके टैबू वर्ड हैं। जैसे कि लोटस लिखा है तो उसमें मान लीजिए बीजेपी लिखा है, ऐसे ऐसे करके 4-5 वर्ड्स होंगे। तो आपको वो वर्ड गेस कराना है बोल करके अपनी टीम को, लेकिन वो आप टैबू वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। ट्रेन है तो उसमें स्मोक लिखा होगा, रेलवे लाइन रेल लिखा होगा, तो आप वो टैबू वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो आपको पर्सनल चीजें उसमें कनेक्शंस की, हम लोग जो लोनावाला में कर रहे थे वो, तो एक पर्सनल केमिस्ट्री भी होती है और एक नॉलेज आप कैसे एक तरह से डम शराट खेलना है वहां पे। हाँ, लेकिन बोल करके कुछ शब्दों को आप नहीं बोल सकते, उसमें -1 होता है। एक गेम और है सीक्वेंस, तो ये कार्ड्स का गेम है
लेकिन उसमें कोई ऐसे ताश का कोई ट्रेडिशनल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। आप उसके नियम गूगल करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही वो भी मजेदार गेम है। उसमें से एक चटाई होती है जिसमें ताश के कार्ड्स बने होते हैं, हर कार्ड जो है 2 बार होता है, तो सीक्वेंस बनाना होता है अपने सिक्कों का, वो भी दिमाग की कसरत के लिए बहुत मजेदार गेम है। सॉलिटेयर टाइप है क्या ये? नहीं, सॉलिटेयर से अलग, सॉलिटेयर से बहुत अलग। सॉलिटेयर बहुत खेला है आपने। हम लोग लिए थे बचपन में, काली पूजा में एक बोर्ड गेम लिए थे, जिसको हम यहाँ मतलब बाद में पता चला उसको मोनोपोली कहते हैं। वो व्यापार बोलते थे लोग। हाँ, व्यापार। हाँ, व्यापार का खेल, व्यापार आपने खेला है वो, जिसमें बैंक और क्या क्या सब होते थे। उसमें बैंक, घर, ये सब हवेली, बैंक सब, वो भी खेला है। बहुत इरिटेटिंग और बहुत लंबा भी आता था जिसमें लिखा होता था भारतीय रिजर्व बैंक, सीधा सीधा। वो खेला है हमने। कैरम और चेस में अभी भी चटका देता हूँ। लूडो, कैरम, चेस तीनों मैंने रख रखे हैं। अच्छा। हाँ, और जो भी कोई छोटा बच्चा घर में आ जाता है गिरफ्त में, पकड़ में, बस तुरंत पकड़ के बैठा देता हूँ, आओ खेलो तो जानी, अब ती आओ। कब तक बच्चों के साथ शतरंज खेलते रहेंगे? असली खिलाड़ियों को बुलाइए। पर कैरम खेले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। मैंने स्कूल में खेला था, उसके बाद कैरम नहीं खेला मैंने। अभी मेरे पड़ोसी ले गए हैं खेलने के लिए, उनके यहाँ कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, वो बोर्ड वापस आता है, फिर आइए किसी दिन संडे को। कैरम खेलते खेलते हम लोग 3 ताल रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय द वे। जब से मुन्ना भाई MBBS आई है, मैं सिर्फ जूस के साथ कैरम। अच्छा, लूडो के बारे में एक चीज जो है, जिसके लिए हम लोग एक बार मार भी खाए हैं, कि प्रेस करके रखी हुई कमीज जिसके बटन लाल थे, क्योंकि लाल गोटी खो गई थी, उसको काट के बटन ला के गोटी पे रख दिया था और उसके बाद जुतियाए गए थे। तो ये एक संदर्भ है, और मैं ये केवल इशारा करना चाह रहा हूं कि कैसी कैसी चीजों से हम लोगों ने ये पासे बनाए हैं, ये गिट्टक बनाई है, तो बड़ा जतन होता था। आनंददायक चीज होती थी बेईमानी। अरे खेलते ही इसीलिए थे कि बेईमानी करना कोई। इन खेलों को खेला ही चीज जाता था कि बेईमानी। तीसरी बार 6 आने पे मैं बहुत चतुराई से उसको हिला देता था पासे को, तो वो 5 4 2 3 1 कुछ हो जाता था। कपड़े के ऊपर गिना हुआ नहीं माना जाएगा, कपड़े के ऊपर कपड़े में नहीं। हाँ, हिलाया नहीं था तुमने, तुम उंगली फंसा के खेलने वाले जो है ना, वो अपनी जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी चिंदी होती है। अरे ताऊ, हम तो कैरम में गोटी चोरी कर लेते थे जो हमारी तरफ होती थी। गए तो उसको जो है ना, लोग ऐसे कहते थे 6 है ना, तो अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक वो 6 से ज्यादा या कम खिसकाते थे वो। 7 8 चलना या 5 चलना। हाँ, तो जो जोर जोर से बोलता था 1 2 3, समझ लो कुछ गोटी कर रहा है वो 6 बोलेगा। 6 पे जो है वो पक्की नहीं होगी और मर सकती है, तो वो पक्के पे रखने के लिए उसको जोर जोर से पढ़ के 5 पे ही 6 मान लेगा। क्या पक्की हो गए गुरु? उसका तरीका ये था, पहली बार में ईमानदारी से करो। वो कहेगा 4, वो कहेगा 6 4 और 1 रख दी। दूसरा कहेगा यहाँ ही आएगी, बोले आप काउंट कर लो। काउंट करेगा एकदम सही भाई, पहली बार में एकदम ठीक होगी। दूसरी बार में वो करेगा 6 5 और 3, तो बोलेगा इसको अभ्यास है, इसने ठीक ही रखी होगी, कौन कितनी बार काउंट। तीसरी बार में वो खेल करता है। तो ये है एक ऑनलाइन गेम है, वो बड़ा मजेदार गेम है, साइक, PSYCHE। तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे को साइक करना होता है। जैसे क्या, उसमें एक गेम है जिसमें एक बहुत ही डिफिकल्ट सी चीजों के लिए आपसे 1 वर्ड पूछा जाता है इंग्लिश में। जैसे कमीज की जेब में निकले हुए रोए को क्या कहते हैं इंग्लिश में, किसी को नहीं पता होता है ना, उसके लिए एक अलग शब्द है। तो जैसे 4 लोग खेल रहे हैं, तो चारों एक एक वर्ड बना करके डालेंगे फर्जी, जो उन्हें लगता है कि जिसकी ध्वनि ऐसी है कि ये सही है। डिसलैंडिस, श्लैश्टेन, लोग कमाल वर्ड बनाते हैं उसपे। तो बाद में हम लोग बनारस में ऐसे बहुत शब्द बनाते रहे हैं। तो बाद में जब वो चारों के आ जाएंगे खराब, मतलब गलत शब्द, तो एक कंप्यूटर अपनी तरफ से एक सही शब्द, जो एग्जैक्टली उसका सही मीनिंग है, सही शब्द जो है, 5 ऑप्शन आपको देगा। अब जो सही चुन लेगा उसको तो ज्यादा पॉइंट मिलेगी ही, पर जो सबसे ज्यादा लोगों को फंसाएगा कि मैंने एक गलत शब्द दिया था और लोगों ने सही मान करके इसको चुना, उसको अतिरिक्त पॉइंट मिलते हैं। तो उसमें भी बहुत मजा आता है। और शब्द से एक आखिरी चीज आज की फिर खत्म करते हैं। नवैयत आज का शब्द है, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, क्या है नवैयत? बाबा ही देंगे। हाँ, अच्छा।
तो ये इसकी नवैयत ये है, उसकी नवैयत। मैं तो जब पहली बार सुना इसकी ध्वन्यात्मकता से ऐसा लगा कि ये सिर नवाने से जुड़ा है क्या, वहां से नवैयत मतलब एक किस्म से तस्दीक भी है और पहचान भी है ना। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि अब ये प्लास्टिक की बोतल है, लोग इसकी अलग अलग नवैयत बताते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, तो वहां पे वो आता है नवैयत, पहचान, क्लासिफिकेशन, एडजेक्टिव्स का जो कोलाज है उस तरह से। ये ठीक है। तो चेतना, वरद और इरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चिट्ठी लिखी। और जो वो वाला एपिसोड है जिसमें हमने देहाती खेलों पे अलग से बात की थी, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शुभम तिवारी और साउंड मिक्स करते हैं अमृत रेगी, मैं उन लोगों से कह दूंगा, शुभम आपके संपर्क में है और वो आपको उस एपिसोड का लिंक भी भेज देंगे अगर आप उसको खोज ना पाए। इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। हाँ ठीक है। तो अब मुलाकात होगी अगले शनिवार को। शुक्रवार को दशहरा है, उसकी शुभकामनाएं। दबा के जलेबी खाइए और जैसा बाबा ने कहा कि जलेबी के साथ दही भी खाइए। मेला घूमिए, मूर्तिकारों के सृजन को निहारिए, वो बड़ा उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। और तब तक आज तक रेडियो का जो व्हाट्सएप नंबर है 9953323303, इस पर आप अपने रिएक्शंस, अपने सवाल, अपनी चिट्ठियां भेजिए, जैसे कि चेतना, वरद और इरा ने भेजे। वैसे ही सवाल भी आप, इन्होंने बड़ा अच्छा एक शब्द कहा, टेढ़े मेढ़े सवाल भी भेजने में हिचके नहीं। और मेल, इस बीच ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर गए हैं, थोड़े कम हुए मेल आना 3 ताल के लिए, तो ऐसा ना करने दें। लंबी चिट्ठियां जो मेल पर आती थी उन्हें पढ़ करके बहुत आनंद आता है। तो radio@aajtak.com पर ईमेल भी आप अपने फीडबैक करते रहें। बिल्कुल। देवी के पूजन में लगे हुए तमाम लोगों से एक अनुरोध है कि आप इन 9 दिनों के दौरान, जो 8 दिन हैं, कन्या पूजन करेंगे, कन्याओं को अपने घर बुलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे, उनको कुछ उपहार देंगे, दक्षिणा देंगे। ये आप सब करें या ना करें ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अपने अपने घरों में बेटियों को कम घी, बेटियों को कम दूध, बेटियों को कम फल या बेटियों को कम कीमती कपड़े, इसको बंद कराइए। इतना कर लेंगे, आपका देवी पूजन वैसे ही सफल हो जाएगा। ठीक है। तो इस हफ्ते, इस एपिसोड में, 52वें एपिसोड में 3 ताल के इतना ही। बेबाक बुधवार में ट्विटर स्पेसेस पर जो लाइव होता है हर बुधवार रात 9 बजे, पहले वहां मुलाकात होगी हम तीनों से, और उसके बाद फिर अगले शनिवार को नया एपिसोड आएगा। ताऊ, बाबा और सरदार की ओर से 1 मिनट। हाँ ताऊ, बाबा ने बोला है तो फिर मैं नवरात्रि की कविता पढ़ देता हूँ। हाँ, आप सभी के लिए। और चूंकि बाबा ने वो झकझोर दिया मुझे वो बात कहकर, तो वो ईरा के लिए भी है और चेतना जी के लिए भी है कि पूजो पंडाल में, घर में हो तो हाय हो करो, मन में रावण को पालो, पुतले को धू धू करो। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते का मतलब यही, अब जिसे कैद करना है उसकी पूजा शुरू करो। मोहल्ले की लड़कियों को नवमी में खिलाओ, पुत्रम देही, दशमी को माँ से आरजू करो। हुर्मत के लिए उसकी करो आग जनी भी, अकेले में मिल जाए तो बेआबरू करो। मिट्टी की बनी बुत की परस्तिश हो मुकम्मल, जो साबुत सी है उससे भी तो कभी दू बदू करो। जरूरी है इबादत में सफाई जहन की भी, दिल साफ नहीं है तो फिर जितना वुजू करो। सहाफी न बिके अखबार तो बिकता ही है, तुम लाख तेग कलम और स्याही लहू करो। वाह। तो इसी नोट पर 3 ताल के इस एपिसोड में इतना ही। बाबा, ताऊ और सरदार की ओर से जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।